बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपके सामने इस वक्त वो 25 सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 25 सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना पार्ट देखने के लिए वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो से कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका जो मतलूबा मसला है उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। लिहाजा इसको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। इससे पहले पाकिस्तान में इस मौजू के ऊपर इतनी डिटेल से इन सवालात के ऊपर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई वीडियोस मिलेंगी भी तो उसमें उस किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आप जानना चाहते हैं। बिट्स एंड पीसेस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक कंपाइल्ड कंबाइंड किसी जगह के ऊपर आपको इतनी तफसील से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब आप सबके जहनों में एक सवाल उभरेगा कि क्या फ़ायदा हम अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे, क्या गारंटी है कि हमें इस वीडियो को देखने के बाद कोई फ़ायदा होगा या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चंद अपने क्लाइंट्स के उन लोगों के रिव्यूज़ दिखाना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को देखा और उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर जो इस वीडियो में गाइड की गई उन पर अमल किया। और जब उन्होंने उस वीडियो के देखने के बाद उन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया और उन चीज़ों पर अमल किया तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आई। तो वीडियो को तफसीली तौर पर सवालात जवाबात में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन क्लाइंट के रिव्यूज़ दिखाना चाहूँगा। ये एक सारिफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू से दैट यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन दिस मॉडर्न एरा। एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ हीलर हु मे गाइड देम। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फिर एक और क्लाइंट ने कहा कि जी मैंने यहाँ मैसेज किया था और मुझे हेल्प चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून से मुझे एडवाइस किया गया और मैं अब इस पर अमल कर रही हूँ और बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था मेरा हमराज का, थैंक यू सो मच। फिर एक और सारिफ लिखते हैं कि यस, मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि परेशानी जब कोई आप किसी से शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा जो आपको समझता हो और आपकी प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम समझ के लेके चलता हो। माशाल्लाह, सो गुड पेज बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो उनकी बात को समझ सके। फिर एक और क्लाइंट लिखते हैं कि दिस प्लेटफॉर्म हैज़ गिवन मी होप एंड स्ट्रेंथ। आई वाज कंफ्यूज्ड एंड आई वाज अफ्रेड टू शेयर माय प्रॉब्लम, but the way I was spoken to, I felt that this is the best place where I can share my problem. I hope that my problem will be solved with their guidance. Please follow this page if you have any problem. It will help you as much as possible. Thank you again. God bless you. एक और क्लाइंट का रिव्यू है कि मेरा हमराज एक ऐसा पेज है जहाँ मैंने बात करके महसूस किया कि ये अपने नाम की तरह राजदार है। यहाँ पे उन मसाइल पर बात कर सकते हैं जो इंसान दोस्त और फैमिली से भी नहीं कर सकता और बहुत नॉर्मल तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाती है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस पेज एंड पर्सन who created such a beneficial page for youth and those who are worried about their personal thoughts and problems. So I recommend this page for all of you. So basically ये रिव्यूज़ दिखाने का मकसद आपको ये है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं या जो आप जिस लेवल के ऊपर जाके चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी को इस चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत से लोग मेरा हमराज के इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा चुके हैं और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इसी पर्पज़ से बनाई गई है कि आप लोग भी आगे बढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर मतलब अपने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकें, अपनी ज़िंदगी में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकें। तो इस जैसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोगों के तासुरात मौजूद हैं जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया और उनके इश्यूज़ को हमने सॉर्ट आउट किया और उनकी हमने हेल्प की। और लेकिन क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर तमाम वो मसाइल जो लोगों को दरपेश आते हैं उसके ऊपर बात की जाए। एक ऐसा एक ऐसी चीज़ लोगों के सामने रखी जाए जिसको सुनकर उनको उन चीज़ों के ऊपर समझ आए जो शायद जिन मसाइल से वो निपटने के लिए कोशिश कर रहे हो मगर उनको समझ ना आ रही हो और वो अपने बड़ों से या किसी दोस्त से भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरबियती पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है
और इसमें उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाएगा जो आपने वो 25 सवालात पढ़ पढ़ के जो आपके ज़हन में एक इमेज गया कि आपको इसके बारे में सीखना चाहिए। तो वन बाय वन अब हम उन सवालात की जानिब पढ़ेंगे और इन चीज़ों को तफसील से डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मसाइल हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर जो लोग शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं हैं, वो जिस किस्म के मसाइल का सामना करते हैं दोनों के ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो शादीशुदा नहीं है उनको शादीशुदा लोगों के मसाइल नहीं सुनने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो कल को आपकी शादी होगी और आपको उन मसाइल से गुजरना पड़ सकता है। तो रिकमेंडेड यह है कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें और पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखें, ताकि वो तमाम डाउट्स या वो तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं वो क्लियर हो जाएं। और इसके बाद आगे चल के इसी वीडियो के अंदर हम जो शादीशुदा लोग नहीं हैं या इवन अगर शादीशुदा भी हैं तो भी उनमें से कई लोग वो मसाइल फेस कर रहे हैं जो गैर शादीशुदा लोग फेस करते हैं। तो बेसिकली ये कि कंप्लीट वीडियो है। इसके अंदर हर किस्म के लोगों के बारे में बात की जाएगी। तो आपने इसको स्किप नहीं करना और इसको तफसील से जो वीडियो के अंदर चीज़ें बताई जाएंगी उनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। पहला सवाल ये है कि अज़दवाजी खुशियों का हसूल कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अज़दवाजी खुशियाँ होती क्या हैं, किस चीज़ को अज़दवाजी खुशियाँ कहा जाता है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो मियाँ बीवी के दरमियान इमोशनल और फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग के बाद जो उनकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ डेवलप होती है, जन्म लेती है, उसको अज़दवाजी खुशियाँ कहा जा सकता है। इसको डेवलप करने के लिए मियाँ बीवी के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिला झिझक बात कर सकें। मगर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाए। नहीं, अज़दवाजी खुशियाँ हासिल करने के लिए किसी भी कपल के दरमियान एक मज़बूत फ़िज़िकल बॉन्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वो कायम कैसे होगा? वो एक दूसरे का एहतराम करने से कायम होगा, एक दूसरे के साथ जिम्मेदारियों में बराबर की शराकत दारी करने से कायम होगा। यानी ऐसा नहीं है कि घर के काम इक्वली डिवाइड नहीं हुए हुए पार्टनर्स के दरमियान। अगर इक्वली डिवाइड नहीं होंगे तो कभी भी अज़दवाजी खुशियों का हसूल मुमकिन नहीं है। बच्चों और जो प्राइवेट लाइफ है कपल की, उसके दरमियान जब तक बैलेंस नहीं डेवलप किया जाएगा तो तब तक अज़दवाजी खुशियों का हसूल मुमकिन नहीं है। फिर एक और चीज़ जो अज़दवाजी खुशियों को बुरी तरह मुतासिर करती है, वो है कि रिलेशनशिप को बैरूनी मुदाखलत से मतलब अगर ना बचाया जाए, जैसे कि सास ससुर नंद देवर भाभी, इस किस्म के जितने लोग जो हमारे आसपास रह रहे होते हैं, अगर उनकी मुदाखलत से रिलेशनशिप को नहीं बचाया जाए तो भी अज़दवाजी खुशियों का हसूल मुमकिन नहीं है। वही शादीशुदा जोड़ा अज़दवाजी खुशियों का हसूल मुमकिन बना सकता है जो हर दरपेश चैलेंज को मुस्बत अंदाज से निमटने के लिए तैयार रहे और वो अपने रिलेशनशिप पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, बल्कि वो ये कहे कि मैंने हर चीज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना है और इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना। यानी अगर आप दिल छोड़ देंगे या आप ये कहेंगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, अपनी चाहत छोड़ दूँ, सिर्फ दूसरे वाले की चाहत, सामने वाले की चाहत को पूरा करता रहूँ या करती रहूँ, तो कभी भी वो रिलेशनशिप खुशियों के हसूल का बायस नहीं होगा। वो तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। उस रिलेशनशिप में बेशक आप 10-12 साल भी गुजार लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो अज़दवाजी खुशियों का हसूल के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी टाइमिंग क्या होती है। बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि उनकी टाइमिंग कम है, उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है, उनका पार्टनर उनसे सेटिस्फाइड नहीं है और उनको इस बारे में बहुत सारे अभाम होते हैं कि कैसे पार्टनर को सेटिस्फाई करना है और अच्छी टाइमिंग क्या होती है। तो जी, हर वो टाइमिंग जिससे आपका पार्टनर अज़दवाजी सुकून हासिल कर ले, उसको हम अच्छी टाइमिंग कहेंगे। और इसको मापने का कोई ख़ास पैमाना नहीं है। यानी ये एक मिथ है कि जी कोई फिक्स घड़ी लगा के कोई टाइम है जिसको अगर नापा जाए तो कहा जाए कि ये इतना टाइम अच्छा है, इतना टाइम अच्छा नहीं है। ऐसा इसका कोई मापने का कोई ख़ास पैमाना नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर मयारी रहनुमाई नहीं होती तो अक्सरियत को पता ही नहीं होता और वो डाउट्स और वहम का शिकार रहती है। तो अगर एवरेज देखा जाए तो किसी भी इंसान, अगर एक एवरेज डाटा, बेसिकली वो डाटा होता है जो मतलब सोसाइटी के हर तबके के लोगों को लेकर के जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च है ही नहीं और इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो काम कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि एवरेज 2 से 5 मिनट अक्सरियत की टाइमिंग होती है और 2 से 5 मिनट
का ये मतलब नहीं है कि मतलब अब ये अच्छी है या बुरी है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। ये एक एवरेज टाइमिंग है जो कई सर्वेज नतीजे में सामने आई। अब सर्वेज जो होते हैं उसमें हर इंसान पार्टिसिपेट नहीं करता, तो बेसिकली ये एक हतमी डाटा नहीं है जिसको आप मान लें कि ये एक अच्छी टाइमिंग है या बुरी है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। जो सर्वे किया गया उसके अंदर हेल्दी लोगों ने पार्टिसिपेट ही ना किया, हो सकता है वीक लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया। तो बेसिकली ये एक एवरेज है, मतलब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसको बेहतर करके 10 से 15 मिनट तक बहरहाल बआसानी लेकर जाया जा सकता है। अब वो किस तरह से लेकर जाया जा सकता है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन से वो तरीके हैं या किस तरह से आप इसके ऊपर मतलब बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये बेहतर हो नहीं सकती, ये बेहतर हो सकती है। अब जैसे ही कोई इंसान टाइमिंग के मसले का शिकार होता है तो उसके जहन में पहला हल ये आता है कि उसको दवाई की तरफ चले जाना चाहिए और दवा कोई ऐसी ले ले जिसकी वजह से उसका ये मसला हल हो जाए। यूं ही ये चीज़ उसके जहन में आती है तो फिर वो उन डॉक्टर्स या उन हकीमों को तलाश करने की कोशिश करता है जो उसको इस मसले से निकाल सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मसला बगैर दवा के भी हल हो सकता है? तो अगर नहीं सोचा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बिल्कुल ये दवा के बगैर भी हल किया जा सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें इंसान को दवाई लेने की कोई बहुत सख्त ज़रूरत हो, अनलेस कि वो किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन का शिकार है जो उसकी सेहत को इतनी बुरी तरह मुतासर कर रही है कि दवा के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन 95% केसेस में दवा के बगैर इस मसले को हल किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि 90% लोग ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, और वो उस ज़हनी कमज़ोर होने की वजह से और सही मालूमात ना रखने की वजह से जल्द डिस्चार्ज का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो बाद में अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि शायद उनमें कोई कमज़ोरी है, उनमें कोई बीमारी है, और जो बाकी लोग हैं वो बहुत सेहतमंद हैं। तो वो इस कशमकश में आके फिर दवाओं और दीगर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। फिर अक्सर लोग नीम हकीमों के पास जब जाते हैं तो वो मसले का और बिगाड़ देते हैं। यानी वो कोई ऐसी दवा दे देंगे, कोई ऐसा नुस्खा बता देंगे जिसको खाने के बाद जो पेशेंट है उसकी जो हालत पहले थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, या अगर उसका एक मसला हल हो जाएगा तो दो तीन नए मसले उसको शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि लोग इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने उन दोस्तों से जिनके पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जब नीम हकीमों के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम उनके लिए और ख़राब हो जाती है, और फिर उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनके जो जिस्म है उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल हैं जो इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को सर अंजाम देने में हेल्प देते हैं। यानी अगर इंसान डिप्रेस्ड है तो जिस्म एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जो उस डिप्रेशन को कम करने में हेल्प देगा। अगर इंसान खुशी का इजहार करता है तो खुशी के इजहार वाला हार्मोन रिलीज़ होगा। अगर इंसान फिज़िकल एक्टिविटी करता है अपने पार्टनर के साथ तो वो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो फिज़िकल एक्टिविटी के बाद उसको रिलैक्स करें। तो बेसिकली या वो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जो फिज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जिस्म को मदद दें। तो जब आप ऐसी दवाएं बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के ले लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सही होने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो इस सिलसिले से फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती हैं। अब इसको चंद टेक्निक्स और सेहतमंदाना जहनीत के साथ हल किया जा सकता है, और फ़ौरन जल्दबाजी और दवाओं की तरफ झुकाव नहीं करना चाहिए, बल्कि मुस्बत ट्रेनिंग जो है वो हासिल करनी चाहिए। अब आपके ज़हनों में ये सवाल आ रहा होगा कि वो ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की जाए या वो कौन से मुस्बत तरीके हैं। तो देखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और आप फ़ौरन दवाओं की तरफ चले जाएंगे, तो हमारी कौम की बेसिकली एक मेंटालिटी भी ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो जब तक आप दवा ना ले लें, हमारी कौम में ये मेंटालिटी कि शायद हम ठीक ही नहीं हो सकते। जबकि दुनिया के अंदर लोग दवा को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जब सीवियर केसेस हों तो उनमें दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आप 20 22 24 25 30 35 साल के नौजवान इंसान हैं और आपका कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जिस्म तो यार हेल्दी और फिट है, आप चाहें तो बगैर दवा के भी उस मसले को हल कर सकते हैं, अनलेस कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन बन गई है जैसे कि कोई कैंसर है, जैसे कि कोई रसोली है, जैसे कि कोई और सीवियर प्रॉब्लम है जो आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करने में मसला दे रहा है, तो फिर तो आपको दवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मसला नहीं है तो आप क्यों नहीं उन टेक्निक्स को सीखना चाहते, क्यों नहीं आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते कि आप ये समझ सकें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है और आपको अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े और आपका
पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड भी हो जाए। अब इस सिलसिले में होता यह है कि इसके लिए प्रॉपर एक काउंसलिंग की जाती है किसी भी क्लाइंट की। अगर उसको ये प्रॉब्लम है और उसको उस चीज़ से निकालना है तो उसको उससे बात की जाती है, उससे उसका मसला पूछा जाता है कि वो किन वजूहात की वजह से जल्द डिस्चार्ज हो जाता है या वो कौन से ख्यालात हैं। और फिर उसको उसके हिसाब से बताया जाता है कि भाई ये जो चीज़ें आपके जहन में हैं, ये क्या ये दुरुस्त ख्यालात हैं, क्या ये दुरुस्त ख्यालात नहीं हैं, आप इनको झटक के कैसे अपनी टाइमिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर आप दवाई नहीं देंगे तो दवाई नहीं देंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दवाई के बगैर तो कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता। तो हम उनको अक्सर बताते हैं कि दवा से आपका ही नुकसान है, मगर वो इस चीज़ को समझने से कासिर है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और इससे निकलना चाहते हैं और बाकायदा मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार दवा तो आप बाद में भी ले सकते हैं। क्यों ना आप पहले बगैर दवा के ट्राई कर लें, हो सकता है आप बगैर दवा के ही ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आप दवा के चक्कर में एक बार पड़ गए तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जिस्म के सारे हार्मोन्स ख़राब हो जाएंगे, और अगर वो एक बार ख़राब हो गए तो फिर उनको जगह पे लाते लाते अरसा लग जाएगा। और जब तक आप मतलब पहले दवा के बगैर ट्राई करें, और उसके बाद अगर आपका मसला हल ना हो तो दवा भी ट्राई कर लें, लेकिन पहले दवा के बगैर कोशिश करना ज़्यादा बेहतर है। मगर चूंकि हम लोग अपना लाइफस्टाइल और अपनी आदत बदलना नहीं चाहते तो हमारे लिए ये बहुत इजी होता है कि हम दो गोली खाएं किसी भी मसले के लिए, चाहे सर दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम हम फेस करें, और हमारा वो मसला हल हो जाए। तो इस मेंटेलिटी से हम जब तक नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि आप कोई भी दवा लेते हैं तो वो आपका एक मसला ज़रूर हल करती है, लेकिन उसके बाद 4-5 और मसले आपको ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और चलें आपकी उम्र अगर 40-45 साल से ऊपर हो गई है या 50 के करीब चली गई है, तो वो एक उम्र का ऐसा हिस्सा होता है अगर इंसान फिट ना हो तो दवाओं पर चला जाए। लेकिन अगर फिट इंसान है तो 60 साल तक तो उसको कम से कम बगैर दवा के अपने जिस्म को फिट रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में है नहीं, उन पर ट्रेनिंग नहीं है, उन पर बात नहीं है, तो लोग मतलब उस चीज़ के ऊपर नहीं उसको बेहतर करना चाहते, और बाद में फिर गिला करते हैं कि हम सेहतमंद, मतलब हमने इतना कुछ ट्राई भी किया लेकिन हमारा कोई सिस्टम सीधा नहीं हुआ। ये तस्वीर आप देखें तो इससे आपके जहन में जो सवाल जन्म लेगा वो यही होगा कि क्या ज़्यादा मिलाप जो है वो करने से मियाँ बीवी की सेहत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो जी बिल्कुल, कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादा मिलाप करें मियाँ बीवी या कम मिलाप करें, इसका उनकी सेहत पर कोई लिंक नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक इंसान एक वक्त में वैसे भी एक या दो बार से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मिलाप कर ही नहीं पाता, अक्सरियत के केस में ऐसा ही है। हाँ, अगर कोई इंसान है जिसके जिस्म में पहले से बीमारी मौजूद है तो हो सकता है उसके लिए प्रॉब्लम हो, ज़्यादा मिलाप करने की सूरत में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट है या कोई मरीज़ है, उसके लिए थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज़ एक हेल्दी इंसान जो फिट है, जो अच्छी एज में है, यंग एज में है, उसके लिए किसी किस्म की बीमारी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस पर भी अभाम है, इस पे भी डिस्कशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो लोगों को समझ नहीं आती कि पता नहीं है कहीं हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होगी या नहीं। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो यूरोप के कितने लोग हैं, अगर आप देखें तो वो हमसे एडवांस हैं, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ में उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की की हुई है। वो हमसे ज़्यादा ही मिलाप करते हैं, मगर वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद है। तो अगर कोई बीमारी आनी होती तो वो आज अब तक सारे बीमार हो चुके होते इस चीज़ को लेके। उनके और सोशल मसाइल और हैं, जैसे कि उनका फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट उसका ये मिलाप से कोई लेना देना नहीं है। और फिर एक चीज़ वैसे भी समझने की ज़रूरत है कि इंसान जो भी काम ज़्यादा करता है उसी में उसको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, या जो काम वो करेगा ही नहीं तो उसमें उसको कैसे प्रैक्टिस होगी। लेकिन शर्त यह है कि सही असूलों और सही तरीके से उस काम को किया जाए। लेकिन अब इस चीज़ से ये तासुर कई लोग ले लेंगे कि शायद हमें रोज़ करना चाहिए, हमें हर दूसरे दिन करना चाहिए, तीसरे दिन करना चाहिए। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, या हफ्ते के 7 दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पार्टनर की भी उसमें रजामंदी हो और आपके पार्टनर को उससे सेटिस्फेक्शन भी मिले। ये नहीं है कि खाली सेटिस्फेक्शन आपको मिले और आपके पार्टनर को ना मिले और आप हफ्ते के 7 दिन उसके साथ मिलाप करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़े दिनों बाद आपका पार्टनर आपसे बददिल हो जाएगा। और ये चीज़ मोस्टली मर्दों के लिए है कि मर्दों की डिज़ायर ज़्यादा होती है और उनका दिल इस चीज़ पर ज़्यादा होता है, और ख़वातीन क्योंकि उस डिज़ायर से कोप अप नहीं कर पा रही होती तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली मिलजुल के डिस्कशन के साथ इस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए। और इवन अगर ये सूरत हाल आ भी गई है कि मिलाप जो है उसमें समझ नहीं आ रही कि ज़्यादा है करना है या कम करना है, तो माहिर काउंसलर से रब्ता करें। मेरा हमदराज के प्लेटफॉर्म से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप एक बैलेंस रूटीन स्ट्राइक आउट कर सकते हैं एज अ कपल।
लेकिन जब तक आप रब्ता ही नहीं करना चाहेंगे, सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो मुझे बताएं कि कौन आपकी हेल्प करेगा? कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, और आप मज़ीद परेशानियों का शिकार होते जाएंगे। ये क्वेश्चन भी अक्सर लोग पूछते हैं कि मेडिकली हफ्ते में कितनी बार मिलाप करना जो है वो महफूज है। तो अगेन एक एवरेज सर्वे, वो भी पाकिस्तान में तो इस किस्म के सर्वेज होते ही नहीं हैं, बट एक एवरेज सर्वे जो बहुत से लोगों से इंटरेक्शन के बाद, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग आते हैं उनसे इंटरेक्शन के बाद, या जो इंटरनेशनल रिसर्चेज होती रहती हैं, तो उसमें तकरीबन रिज़ल्ट जो है वो ये है कि एवरेज एक कपल हफ्ते में 2 से 3 बार अमूमी तौर पर इस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, और कई लोग एक दिन में भी, हफ्ते में एक बार भी होते हैं, कई 15 दिन में एक बार भी होते हैं। तो बेसिकली ये एक एवरेज है, ये फिक्स नहीं है, मगर 2 बार तकरीबन एक एवरेज है जो यंग कपल होते हैं वो इस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। और रोज़ में भी इशू नहीं है, बशर्ते कि दोनों लोग रजामंद हों। और ज़्यादा की बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा जोर देना बेहतर है, यानी आप जिस जिस हिसाब से भी फिज़िकल एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ सर अंजाम दें, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो टाइम में एक दोनों के लिए यादगार होना चाहिए। ये ना हो कि एक पार्टनर सेटिस्फाइड हो, दूसरा अनसेटिस्फाइड हो, और उससे एक पार्टनर तो मुतमईन है लेकिन दूसरे को डिप्रेशन हो रहा हो बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फेक्शन। और फिर ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी फ़िज़िकल एक्टिविटी सब कुछ है। नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटी मियाँ बीवी के दरमियान सब कुछ नहीं है, मगर ये एक अहम रुकन ज़रूर है। अगर ये चीज़ वीक है, आप ये समझें कि अगर इसको रिलेशनशिप का हम 30 to 40% भी दें ना, या चलें आपका 25% भी रिलेशनशिप जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है, 75% और चीज़ें हैं, जैसे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की केयर, तो अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप इसको 5 या 10% या 25% भी फिजिकल एक्टिविटी को देते हैं, तो आप ये ज़रूर समझें कि अगर ये 5, 10, 25 जितनी परसेंट भी आप समझते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है, वो जब भी डिस्टर्ब होगी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो आपका जो बाकी 75% है वो भी लाजमी अफेक्ट होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाकी तो आपके मामला 75% ठीक हैं, इस एलिमेंट को आप निगलेक्ट कर दें तो आपका रिलेशनशिप हमारा ठीक चल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो शायद फेस टू फेस एक दूसरे से बात करके तो ठीक लगे, लेकिन हो सकता है अंदर से वो ठीक ना हो। और ये चीज़ हर बंदा जो शादीशुदा है वो समझता होता है कि वाकई उसका रिलेशनशिप क्या ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो अगेन हम मतलब गाइडलाइन नहीं लेते किसी से, और हम खुद ही तजर्बात करना शुरू हो जाते हैं। कई लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं, कई लोग जो है वो दोस्तों से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं, और वो एक ऐसी लाइन पे चल पड़ते हैं कि वो रिलेशनशिप जिसको ठीक करना था वो ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राबी का शिकार हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको इस चीज़ के ऊपर समझ नहीं आ रही, और आपकी अपने पार्टनर से इस चीज़ के ऊपर मतलब नहीं बन पा रही, तो अगेन आप हमसे कंसल्ट करें। हम आपको ज़रूर इसके ऊपर तसल्ली से बताएंगे कि क्या वो इश्यूज़ हैं आपकी जो आप फेस कर रहे हैं, और आप कैसे उनसे निकल सकते हैं। क्योंकि हर कपल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एक फिक्स्ड फार्मूला हर एक पे अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या इस मामले में ज़ोजैन जो है वो आपसी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, यानी फ़िज़िकल इंटीमेसी, एक दूसरे से जो फ़िज़िकल ताल्लुक है, अगर मियाँ बीवी की उस चीज़ के ऊपर एक दूसरे से नहीं बन रही, तो वो क्या उस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और वो तभी मुमकिन है कि एक दूसरे को समझने के लिए भी मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी रजामंदी हो। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर समझना ही ना चाहे और दूसरा पार्टनर जोर लगाता रहे, एफर्ट करता रहे, और उसको उस एफर्ट से कोई फ़ायदा ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर मतलब आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहा और वो नहीं समझना चाहता, तो ये वीडियो आप कम अज़ कम उसको ज़रूर दिखाएं, ज़रूर सुनाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान खुद किसी को कई बार जितनी भी चीज़ों के बारे में कह रहा होता है वो उसको समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन जब वो किसी थर्ड पर्सन से उस चीज़ के बारे में सुनता है, तो उसको एहसास होता है कि हाँ यार, मैं तो अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा हूँ। तो वो फिर कोऑपरेट करता है अपने पार्टनर के साथ, और फिर वो प्रॉब्लम हल होने की तरफ आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल और मुस्तनद मेडिकल तरीके हैं जिससे मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अंडरस्टैंडिंग अगर ख़राब हो गया तो मतलब इस फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो हो सकती है। मगर चूंकि पाकिस्तान में फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो मियाँ बीवी का है उसको इतना अहम ही नहीं समझा जाता कि उसको डिस्कस किया जाए। ये तो ज़रूर उम्मीद और तवक्को रखी जाती है मियाँ बीवी से कि वो शादी के 1 साल के अंदर अंदर जो है वो एक बच्चा पैदा कर दें, और वो जो है वो नन्याल और दरदयाल की आंखों का तारा हो। मगर ऐसा नहीं है कि उनका जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो कैसे मजबूत होगा, वो कैसे अच्छा होगा, कैसे वो मोतदल अंदाज में चल सकेगा, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है।
और 90% कपल्स जो हैं वो फिज़िकल रिलेशनशिप को बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के सारी सारी ज़िंदगी सर अंजाम देते रहते हैं, और उनके ये नहीं पता होता कि बीवी को क्या पसंद है, और खामिद को भी नहीं पता होता बीवी का, और बीवी को खामिद का नहीं पता होता, और दोनों बग़ैर अंडरस्टैंडिंग के जस्ट एक ड्यूटी समझ के, या बीवी ड्यूटी समझ के खामिद की ज़रूरत पूरी कर रही होती है, या खामिद जो है वो बस एक ड्यूटी समझ के उस चीज़ को सर अंजाम दे रहा होता है, जबकि उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रा सी भी फिक्र नहीं होती कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी, आप तब किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे ना जब आप को लगे कि आप पूरे एतमाद हैं, आप ये काम कर सकते हैं। और वो एतमाद कैसे आता है कि इंसान अगर शीशे में खड़ा हो, खुद को देखे, और अगर उसको अपना आप अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वो अपनी लुक्स को देखता है, अपने जिस्म को देखता है, अपने आप को देखता है, और उसे लगता है कि हाँ यार वो एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो अगर उसको लगता है तो फिर उसका जो पार्टनर है उसको भी लगेगा कि वो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। लेकिन हमारे यहाँ अट्रैक्शन तो दूर की बात, शादी के बाद तो लोग अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना ही छोड़ देते हैं, और शादी के थोड़े अरसे बाद फिर क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि मज़हब की दुरुस्त तालीमात भी नहीं होती फ़िज़िकल रिलेशनशिप के बारे में। तो उससे क्या होता है कि मज़ीद तवहमात जन्म लेती हैं, यानी कोई चीज़ अगर इंसान को समझ नहीं आती तो वो क्या करता है, फ़ौरन यूट्यूब खोलता है, किसी रिलीजियस स्कॉलर का बयान सुन लेता है, और जब वो बयान सुन लेता है तो वक्ती तौर पे उसको लगता है कि शायद उसका प्रॉब्लम हल हो गया है, मगर बाद में वो देखता है कि उसका प्रॉब्लम तो स्टिल उसी तरह ही है। तो वो मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि अब पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रिलीजन में ठीक है नहीं है। यानी रिलीजन के ऊपर भी डाउट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, यानी रिलीजन की भी जो सही तालीमात हैं जो कुरान पाक के अंदर या सिहा सित्ता की जो 6 अहादीस की किताब है उसके अंदर मेंशन है, वो आवाम तक नहीं पहुंचाई जाती। यानी अगर कोई तालीम पहुंचाई भी जाएगी तो उसका एक पोर्शन पहुंचाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कई लोग ये हदीस कोट करते हैं कि जी बीवी का काम है खामिन का जो है वो उसकी ज़रूरत पूरी करे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन उसी किताब में दूसरी हदीस भी लिखी होगी कि खामिद का भी काम है बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए, उसके साथ इखलाक से पेश आए। तो ऐसी हदीस हमारे सोसाइटी में नहीं बताई जाती, मतलब सिर्फ हम अपने मतलब की बात आगे कन्वे करते हैं, और रिलीजियस स्कॉलर्स भी जो हैं वो भी बात को ढके छुपे अंदाज में बयान करते हैं, जिससे डाउट क्लियर होने की बजाय मज़ीद डाउट का शिकार हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान को ये लगने लग जाता है कि शायद इस चीज़ के ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो शायद कहीं हमारा जो मजहबी तकवा है या जो हमारी परहेजगारी है वो तो कहीं नहीं इफेक्ट होगी। बस उस परहेजगारी और इस चीज़ को जो ये फ़िज़िकल रिलेशनशिप की चाहत है, जो ख्वाहिश है, इसको ना समझ पाने के बायस जो मसाइल हैं वो मज़ीद गड़बड़ हो जाते हैं। और वो अहादीस हमें बताई नहीं जाती कि सहाबा कराम जिनके साथ जिनको ज़्यादा फ़िज़िकल डिज़ायर होती थी तो वो क्या करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से कोट्स हैं जो फ़िज़िकल डिज़ायर को ठीक करने के मुतल्लिक या उससे रिलेटेड हैं, यानी वो चीज़ें बताई नहीं जाती। ना कोई सीखना चाहता है, ना कोई उसको बताना चाहता है, ना कोई उसको पढ़ना चाहता है, तो होगा क्या कि जब आपको ना कोई बताएगा ना सिखाएगा, ना आप खुद इतनी जुस्तजू करेंगे कि रिसर्च करें, तो आप यकीनन गुमराही का शिकार हो जाएंगे और मज़ीद परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं इस मसले से पहले भी नहीं निकल पा रहा था, अब कैसे निकलूं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है समझनी है तो आपको किसी काउंसलर किसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। यानी जैसे मेरा अमराज है, हमारी टीम ने मिल के वो हर चीज़ इकट्ठी की है। अब वो हर चीज़ इकट्ठी की है, अगर किसी के अंदर वो तलब होगी, वो समझना चाहेगा, तो वो हमारे पास आएगा। जब आएगा हम यकीनन उसको गाइड करेंगे, उसको बताएंगे। जब उसको कोई आएगा ही नहीं, तो जब किसी के अंदर किसी चीज़ की प्यास और तड़प ही नहीं है, तो उसके सामने अगर आप समंदर का सारा पानी भी रख दें तो वो इंसान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो बेसिकली ये जो यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है ये बिट्स एंड पीसेस के अंदर पड़ी हुई होती है, ये सारी एक जगह इकट्ठी नहीं होती। तो हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम यूट्यूब तो खोल लेते हैं, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम उलझ जाती है, मजीद सुलझती नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो एक लिमिटेड पैमाने के ऊपर होगी, यानी उसमें हर चीज़ मौजूद नहीं होगी जो आपके मसले का हल है। तो आपको किसी रहनुमा, किसी बंदे, किसी एक्सपर्ट, किसी के पास ज़रूर जाना होगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ही नहीं तो आप कभी भी नहीं समझ सकते कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनको हल आप कैसे कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पेरेंट्स भी इस पर बात करने से कतराते हैं। ये वो चीज़ें जो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि क्यों है। यानी पेरेंट्स एक बच्चे को इसी फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू पैदा करते हैं, उस फिज़िकल प्रोसेस को एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उस बच्चे की शादी की बारी आती है तो उस फिज़िकल प्रोसेस के ऊपर ना लड़के को कुछ बताया जाता है और ना लड़की को कुछ बताया जाता है। तो जब उन दोनों को कुछ बताया ही नहीं गया शादी से पहले,
समझाया ही नहीं गया। सिर्फ मामू, चाचू, ताया, खालू, दादा सब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक रिश्ता सिर्फ कर दिया गया एक बच्चे का, या इवन दो बच्चों ने लव मैरिज भी किया तो उनका सिर्फ शादी हो गई है उनकी, और उनको इस चीज़ के ऊपर गाइडलाइन नहीं दी गई, और ये समझ लिया गया कि भाई ये तो बड़े हैं, इनको सब पता होगा, जो कुछ इन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा है ये सब इन इसकी वजह से ये सब मतलब इनके पास तालीम होगी। तो ये एक खाम ख्याली है। और कई लोग अगर बताना चाहते भी हैं तो वो एक मोटी सी किताब बच्चों को दे देते हैं जिसके अंदर इतनी मुश्किल लैंग्वेज में किसी मौलाना साहब ने या किसी रिसर्चर ने वो चीज़ लिखी होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आएगी। यानी वो इतना वो लपेट लपेट के इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई होगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये इतने मुश्किल अल्फाज हैं, पता नहीं ये लिखा क्या हुआ है। उसको डी कोड करने में ही उसको इतना टाइम निकल जाएगा। तो आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अगर इन चीज़ों के ऊपर वाकई सीरियस है, सिंसियर है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो यकीनन अगर वो सिंसियर है तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी, हम आपको बताएंगे भी, आपके इश्यूज से निमटने के लिए हर चीज़ बताएंगे, बट बगैर दवा के। अगर आप दवा वाली पार्टी के हैं कि आपको लगता है कि दवा के बगैर कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकती, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये एक सवाल है कि ज़ोजैन जो है उनकी मिलाप की ख्वाहिश एक जैसी ना होना क्या नॉर्मल है? आप देख लें नीचे तस्वीर में ये कपल बैठा हुआ है और दोनों परेशान हैं कि एक को शायद मिलाप की ज़्यादा डिज़ायर है, दूसरे को कम है, और अब इनकी परेशानी है। तो बहरहाल हम जानते हैं कि ये कैसे हल होगी। अब ये समझने की ज़रूरत है कि जी बिल्कुल ये नॉर्मल है, क्योंकि मेल और फीमेल उनकी जो बॉडी की साख्त है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब वो डिफरेंस क्या है कि हर इंसान का जिस्म, उसके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो उसके जेनेटिक्स हैं, वो डिफरेंट है। यानी एक इंसान है उसकी बॉडी में कोई हार्मोन है वो ज़्यादा बनता है, हो सकता है वो दूसरा इंसान हो उसके साथ उसमें वो थोड़ा सा कम बनता हो, एक तीसरा इंसान है उसमें पहले वाले से भी ज़्यादा बनता हो। फिर जीन्स होते हैं फैमिलीज़ के, यानी कुछ चीज़ें जेनेटिक्स में चली आ रही होती हैं, तो उन चीज़ों को जेनेटिक्स में जो चली आ रही हैं चीज़ें उनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंसानी अकायद हैं, यानी जैसे कि एक फैमिली है वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप को लेके मुख्तलिफ सोच रखती होगी, दूसरी फैमिली जिससे शादी हो रही है वो दूसरी सोच रखती होगी। तो जब दो डिफरेंट तरबियत याफ्ता लोग, डिफरेंट सोच के लोग जब इकट्ठे आएंगे तो जाहिर है ये चीज़ कभी भी फिक्स नहीं हो सकेगी, यानी इसमें अप एंड डाउन होगी। तो इंसानी अकायद जो हैं वो मतलब इस चीज़ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और फिर इस चीज़ के ऊपर जो जिनसी तालीम है वो भी हमारी सोसाइटी में नहीं है। फिर आपसी प्यार और मोहब्बत जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या वो जो मियाँ बीवी की ख्वाहिश है वो कितनी बराबर रहेगी। आपस की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अगर नहीं होगी तो उतार चढ़ाव इसके अंदर आता रहेगा। तो बेसिकली ये तमाम अवामिल हैं जिनको हम देखते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, और हम बिला झिझक जो है वो अपने पार्टनर को कह देते हैं कि तुम तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। चाहे वो बीवी है वो खामिद को कह दे, या खामिद है वो बीवी को कह दे, जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तो तब तक कैसे आप मतलब एक दूसरे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं? आप समझना सीखना ये तो अपनी डिज़ायर है, इंसान सीखना चाहे समझना चाहे। तो इसको भी बैलेंस किया जा सकता है, और ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से मियाँ बीवी एक दूसरे के अंदर दोबारा से अपनी जो बाहमी दिलचस्पी है उसको बेहतर कर सकते हैं, और एक बैलेंस बना सकते हैं कि वो हस्बैंड के लिए भी काबिल कबूल हो और बीवी के लिए भी काबिल कबूल हो। लेकिन वो बैलेंस कैसे बनेगा? जब आप सीखने आएंगे आप सीखेंगे ही नहीं, आप यूट्यूब खोल लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे और सिर्फ दुआओं के ऊपर रखेंगे कि सब ठीक हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया असबाब से चलती है, आपको किसी के पास जाना पड़ता है, किसी के पास सीखना पड़ता है, तब जाके आप किसी भी चीज़ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं फ्री में आपको सब कुछ मिल जाए, तो फिर आपके रिलेशनशिप जो है उसकी अहमियत आपके नज़दीक शायद एक फ्री चीज़ की है, यानी जिसकी कोई कीमत नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट आपको सब मिल जाए, आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े, पकी पकाई खीर और हलवा आपके सामने टेबल पे मौजूद हो, वो गोली आप खाएं और सब कुछ सेट हो जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट आप कोई भी चीज़ ढूंढेंगे तो वो आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होगी। जिस चीज़ को आप वैल्यू देंगे, अहमियत देंगे, वही चीज़ ठीक होगी। तो इसलिए अगर आप फ्री गाइडेंस और फ्री हर चीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ढूंढना छोड़ दें, आपका मसला कभी हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है जी, क्या जिनसी जज्बात चैनलाइज करने का कोई मुस्तनद तरीका है? ये वो चीज़ है जिसको मैरिड लोग भी सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में, और अनमैरिड लोग भी, कि क्या कोई तरीका है कि जिनसी जज्बात को आप चैनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल है। आपको एक बैलेंस रूटीन बनानी होगी। यानी आप पहले अगर सारा दिन कुछ एक ही किस्म की मोनोटनस रूटीन में है तो आपको एक बैलेंस रूटीन अडॉप्ट करनी होगी। जब आप रूटीन बनाएंगे तो ये आपके जज्बात चैनलाइज होंगे। आपको डाइट में चेंजेस करनी होंगी। अगर आप डाइट में चेंजेस नहीं करेंगे, पॉजिटिव और अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो जाहिर है आप जितना मर्जी जिनसी जज्बात को चैनलाइज करने की कोशिश करें आप नाकाम रहेंगे।
और फिर आपको अपनी ज़िंदगी को एक मकसद देना होगा। यानी आपकी ज़िंदगी का अगर कोई मकसद ही नहीं है तो फिर आप कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? आपकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, आपका दिमाग आपको जिधर ले जाए आप उधर भटक जाते हैं। ऐसी सूरत में तो आप कभी इन चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इंसान हर वक्त जिनसी जज्बात में घिरा रहे तो मेडिकली ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब मेडिकली अगर आप पूछें कि किसी को डिज़ायर ज़्यादा है तो ये एक मेडिकली एक नॉर्मल चीज़ है। आप साइंस की कोई भी किताब पढ़ लें उसके अंदर यही आपको चीज़ लिखी हुई मिलेगी। जाहिर है जिस तरह भूख प्यास है तो ये भी एक इंसानी जिस्म की ज़रूरत है, फील करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप हर वक्त इसी जज्बे में रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ज़िंदगी के बाकी अवामिल हैं वो यकीनन डिस्टर्ब होंगे। यानी आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपके बच्चों के साथ ताल्लुकात, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, जो भी आपके रिलेशनशिप हैं आसपास, और आपकी बच्चों की पढ़ाई, सारे मामलात आपके यकीनन डिस्टर्ब होंगे। तो इससे निपटने के लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं साइकोलॉजिकल, जिनको जान के आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। अब वो टेक्निक्स लोग हम समझते हैं कि शायद हमें किसी जगह पे लिखी हुई डायरेक्ट मिल जाएंगी और हम निकल आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो क्या ही बात थी, ऐसा मुमकिन नहीं है। जाहिर है किसी ने एक पूरी रिसर्च की है, एक टाइम स्पेंड किया है, चीज़ों को इकट्ठा किया है, चीज़ों को सीखा है, चीज़ों को समझा है, लाइफ में अप्लाई किया है, लोगों को गाइड किया है। तो आपको किसी ऐसे इंसान के पास आना पड़ेगा तब जाके आप वो चीज़ें सीख सकेंगे। लेकिन चैनलाइज बहरहाल किया जा सकता है और मैंने आपको बता भी दिया कि वो कौन सी चीज़ें जिससे किया जा सकता है। वो बैलेंस रूटीन कैसे बनानी है, वो जो मुतदिल ग़िज़ा है वो कैसे आपने कंज्यूम करनी है, वो लाइफ में क्या गोल है, जो मकसद है आप दे सकते हैं। ये सीखने के लिए आप पूछने के लिए किसी के पास आएंगे तो वो बताएगा ना। अगर आपके लिए ये चीज़ इतनी अहम ही नहीं है तो फिर सामने वाला तो कोई भी नहीं है जो फ्री में आपको अपना टाइम दे के हर चीज़ बता दे सिखा दे। तो वो अर्ज आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अगला सवाल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़ोजैन खुशियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों से रिलेटेड है जो सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं और वो परेशानी का शिकार रहते हैं। तो कुछ अर्सा तो पॉसिबल है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं या बगैर शादीशुदा हैं। कुछ अर्सा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर चीज़ अच्छी अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, आप हर चीज़ को एंजॉय करेंगे सामने वाले बंदे के साथ। मगर लंबे अरसे तक तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होते तो आपके रिलेशनशिप मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों बाद डाई डाउन कर जाता है। और मोस्टली इससे फीमेल्स को डिप्रेशन हो सकता है। 90% केसेस में होता भी है, मर्दों को भी हो सकता है, लड़कों को भी होता है, ऐसा नहीं है कि उनको भी नहीं होता। बट वो सो कॉल्ड खुद को स्ट्रांग बना के फिर रहे होते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होता। और वो जो उनका सो कॉल्ड स्ट्रांग बने रहना है वो उनको मज़ीद ख़राब कर रहा होता है, जबकि उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो मर्द को भी ये इशू हो सकता है, बट ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं है तो इसका हल भी मौजूद है। लेकिन ये हर इंसान के केस के हिसाब से डिफरेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक जनरल फार्मूला या कुलिया है वो अप्लाई कर दिया जाए तो सबकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ऐसा नहीं है। हर इंसान रिलेशनशिप में डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। अब वो डिफरेंट चीज़ों से निकलने के लिए उसको डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट चीज़ बताई जाएगी। हो सकता है किसी का पास्ट किसी किस्म का हो, दूसरे का पास्ट किसी और किस्म का हो। तो अब अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप का शिकार रहे हैं या हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना है तो भाई बिल्कुल देर मत कीजिए, मेरा हमराज से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप कांटेक्ट नहीं करेंगे आप ही खसारे में हैं। मेरा हमराज आपको एक मोटिवेशन दे सकता है, आपको बता सकता है, आपको गाइडलाइन देने के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट वो मोटिवेशन क्या आपने चीज़ों को ठीक करना है वो आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी। और जब तक आप वो रिलेशनशिप में खुशियाँ हासिल करने के लिए उन पेचीदगियों को नहीं समझेंगे, यानी चाहे आप मैरिड हैं चाहे नॉन मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं जब तक आप नहीं समझेंगे कि वो कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप फंसा हुआ है, क्या वो बेहतर हो सकता है, क्या वो बेहतर नहीं हो सकता, जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, गाइडलाइन नहीं लेंगे तो आप कैसे निकल सकते हैं? आप नहीं निकल पाएंगे। आप क्योंकि अगर क्योंकि इंसान जो चीज़ खुद फेस कर रहा होता है वो खुद अगर उससे निमट सकता हो, हर चीज़ परफेक्ट कर सकता होता तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत थी, ना किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, ना किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत थी। हर चीज़ परफेक्ट चल रही होती। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान हर चीज़ को खुद काउंटर नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही समझदार, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। माजरत के साथ पीछे बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, सो आपने जो है वो आवाज़ आपको आ रही होगी, डिस्टरबेंस फील नहीं करनी। हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मैरिड और नॉन मैरिड लोग दोनों ये सवाल अक्सर मेरे हमराज पे आकर हमसे पूछते हैं कि क्या जिनसी जज्बात इंसान को बुरा बनाते हैं। ये एक मतलब बहुत चुभता हुआ सवाल है। बहरहाल हम इसका जवाब अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जी इस्लाम जो है वो दीन फितरत है।
और इस्लाम ने हर चीज़ का एक वे हमें दिया हुआ है, और इस्लाम ने उस वे के थ्रू हमें ये चीज़ अपनी डिज़ायर पूरी करने की एक आज़ादी दी हुई है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जैसे खाने पीने की भूख जो है वो इंसान को बार बार लगती है, वैसे ही फ़िज़िकल डिज़ायर जो उसकी है वो भी उसको बार बार फील होती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसको वो डिज़ायर बस आज फील हुई है तो महीने बाद फील हो। अगर ये महीने बाद किसी को फील हो भी रही है तो दो रीज़न है कि या वो बीमार है, और या फिर वो जेनेटिकली ही उसका ऐसा सिस्टम है कि उसको महीने में डिज़ायर फील ही एक बार होती है। लेकिन ऐसा 90% केसेस में नहीं होता, 90% केसेस के अंदर लोगों को ज़्यादा ही डिज़ायर फील होती है। तो ये समझें कि ये कैसे मुमकिन है कि जैसे खाने पीने की भूख आपको बार बार लगे और आप खाना खाए बगैर उसको नहीं मिटा सकते। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अक्सर लोग मुझसे आके कहते हैं कि कोई ऐसी गोली दे दें, कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जिसको खाने से ये फीलिंग ना आए। तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मतलब क्या चाहते हैं, क्योंकि क्या आप खाने पीने की भूख लगे आपको, प्यास लगे, तो क्या आप गोली खा के उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या है, जब आप नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम की तरफ चले जाएं। इसका मतलब है कि आप कंसल्ट करें, किसी प्लेटफॉर्म पे आए, बात करें, बताएं, वो फिर आपको गाइड करेंगे कि भाई आप है कि जो जज्बात हैं वो नॉर्मल है, ये आपको बुरा नहीं बनाते हैं, आप इससे ऐसे इस वे को फॉलो करें और आप इससे निकल सकते हैं। वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपकी लाइफ के हिसाब से होंगे, यानी आप किस खानदान में पले बड़े हैं, किस तरह आप चले हैं, वो सारी चीज़ें फिर आपको तभी बताई जाएंगी ना। जब आप आएंगे अपनी केस हिस्ट्री बताएंगे तो आपको तब बताया जाएगा कि आप ये तरीक़ाकार अडॉप्ट कर लें तो फिर आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब खोलेंगे और वीडियो सर्च करेंगे जिस पे हर चीज़ आपको मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस चीज़ को बुरा इसलिए समझा जाता है कि हमारे यहाँ तालीम ही नहीं है। और फिर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, खुद से सवाल कीजिए कि अगर ये जज्बात बुरे होते हैं तो क्या इंसान को किसी बुरे काम से पैदा किया जा सकता था? यानी ऐसा अगर बुरा होता तो इंसान फिर पैदा इस काम से क्यों होता? यानी दुनिया का नेक से नेक इंसान भी इसी अमल से ही पैदा हुआ है जो फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। तो फिर इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है, दुरुस्त रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, ना कि ये कहने की ज़रूरत है कि जिनसी जज्बात इंसान को बुरा बनाते हैं। यानी हम बजाय मसले को हल करने के हम मज़ीद उस पे चले जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जब वो इस तरह की फीलिंग्स डाउट में आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे आज के बाद मैं कभी इन फीलिंग्स को फील नहीं करूँगा। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपने आप को दबा के रखेंगे, कंट्रोल करेंगे, और फिर यकदम फट पड़ेंगे। जब यकदम वो फट पड़ेंगे तो वो गलत काम करेंगे, वीडियोस देखेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और न जाने पता नहीं किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो 10 दिन उन्होंने कंट्रोल किया था, वो जो आगे उन्होंने उसको कंट्रोल छोड़ दिया तो मज़ीद नुकसान हो जाएगा। मैस्लो एक साइंसदान था, उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि कोई भी इंसान जो खाना पीना, हवा पानी, ये चीज़ें उसको मैसर हैं, सर पे छत है उसके, जॉब की सिक्योरिटी है उसके पास, यानी उसको ये टेंशन नहीं है कि खाना पीना उसका अरेंज हो रहा है, उसको ये परेशानी नहीं है कि उसके सर पे छत है, बारिश आ रही है, जो मतलब ये बेसिक ह्यूमन नीड्स जिस इंसान की पूरी हो रही हों, तो उसकी अगली नीड होती है इमोशनल और फिज़िकल नीड। यानी उसको प्यार मोहब्बत की तलाश होगी, वालदैन से, बीवी बच्चों से, अपने दीगर रिलेशनशिप से, और फिर उसकी जो फिज़िकल नीड है वो उसको पूरा करने के लिए उसको पार्टनर चाहिए होगा। अब हमारे यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, हम इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि यार ये सारी चीज़ें तो बाकी ठीक हैं, वो भी तो लोग हैं जो इसके बगैर भी जी रहे हैं। भाई वो लोग जो जी रहे हैं उनके अपने हालात हैं, और जो इसके बगैर नहीं जी सकते उनके अपने हालात हैं। किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ना कि जज्बाती होने की। तो आपको भी चाहिए, अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आइए मेरा हमराज पे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे इससे निकल सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो सवाल है ना ये बड़ा ही रेलेवेंट है। यानी क्या हर वक्त ये जज्बात फील करना नॉर्मल है? अब ये चीज़ मुझसे शादीशुदा लोग भी पूछते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर, और गैर शादीशुदा भी आकर पूछते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि मेडिकली इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब आपकी वो ख्वाहिश जायज़ तरीके से पूरी नहीं हो रही। तो आपको उन अवामिल पर काम करना चाहिए ना जिससे जायज़ तस्कीन मुमकिन हो, ना कि आप ऐसे कामों की तरफ चले जाएं जो आपको लगे कि यार वो ठीक है या नहीं, आप डाउट में चले जाएं। तो आपको अपने अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में काम करें तो आप रिश्ते में बेहतरी के ऊपर काम करें। और अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं हैं तो भी ये नॉर्मल है इसको फील करना शादी से पहले। बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही क्या करना है,
तो इसका भी वे आउट है, आपको अगेन सीखने के लिए आना पड़ेगा। आप आएंगे, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि क्या है। क्योंकि एक पूरा डिटेल्ड प्लान है जो आपको दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आप समझ सकेंगे अपनी ज़िंदगी के आमिल को, और फिर आप इन चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आप कहें कि सिर्फ आप यूट्यूब खोलें और एक किसी रिलीजियस स्कॉलर की वीडियो सुन लें जिसमें डर और आपको धमकाया जाए और आपको लगे कि यार बस आज के बाद ये काम नहीं करना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो डर और वो जो धमकाना है वो एक हद तक काम करेगा, बट जब तक आप इसको चैनलाइज करने का पूरा तरीका नहीं सीखेंगे कि कैसे आप इसको बेहतर, तब तक तो वो खाली डर थोड़े दिन काम करेगा ना, वो आपके लिए उल्टा और ख़तरनाक हो जाएगा और आप मज़ीद परेशानियों में गिर जाएंगे। अब होता क्या है कि जब ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं तो हम सबसे पहले दोस्तों के पास जाते हैं। वीडियो में आप देख लें, ये दोस्त बैठे हुए हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर आप अंदाज़ा लगा लें ये हंस रहे हैं, तो इस किस्म की डिस्कशन फिर कैसी होगी? यानी इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होगी और प्रॉब्लम की हल की तरफ जाने की बजाय मजाक ही उड़ाया जाएगा। यानी हमारी सोसाइटी में फिज़िकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल फीलिंग्स पे गाली गलौज की अंदाज में तो बात की जाती है, ताने भी दिए जाते हैं, मजाक भी किया जाता है, हर चीज़ की जाती है, लेकिन उस पर तरबियती अंदाज में बात नहीं की जाती। कोई दोस्त किसी से अपना मसला बता देगा, वो हंसना शुरू कर देगा, यार देखो इसको तो टाइमिंग का मसला है। कोई दोस्त किसी को बता देगा यार मुझे ये फीलिंग ज़्यादा हो रही है, वो उसको मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गाली गलौज करनी हो तो बैठ के आप देखेंगे कि दुनिया जहान के लोगों को गालियाँ दी जाएंगी, माँ बहन की गालियाँ हम दे लेंगे बहसीत इंसान सोसाइटी में, बट हम सीखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सीखेंगे तो जाहिर है वो फिर हमारा ये जो गाली गलौज वाला कल्चर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बेसिकली हमारे दोस्तों से मालूमात लेना कुछ इसी किस्म का ही है। यानी बगैर महफूज मालूमात होती हैं। आपने किसी दोस्त से जाके अपना मसला पूछा, भाई वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है ना हो, अगर पढ़ा लिखा भी है तो हो सकता है जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो डिफरेंट हो, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डिफरेंट हो। वो आपको एक एक हद तक तो बात ठीक बता सकता है, लेकिन अगर आप उसी की बात को फॉलो कर लेंगे तो आप गलत तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि हर इंसान का तजर्बा जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और हर इंसान जो है वो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से महसूस करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने खाना पकाया और आपने चार बंदों के सामने वो खाना रख दिया, अब हर बंदा खाना खाएगा और उसके तासुरात और व्यूज़ अलग होंगे। वो कहेगा कि इस खाने में नमक तेज़ था, एक कहेगा यार बहुत अच्छा बना हुआ था, एक कहेगा नहीं मिर्चें तेज़ थी, एक कहेगा मिर्चें बहुत मुतनासिब थी। यानी हर इंसान की प्रेफरेंस अलग है, हर इंसान का एक सिस्टम अलग है। एक घर में खाना पकता है, वो दूसरे घर में जाता है, वो नापसंद करार दे दिया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो आपके दोस्त आपको बता रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक हो और हर चीज़ आपकी ठीक हो जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब दोस्तों की बजाय आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आएँ, किसी प्रोफेशनल से बात करें। और हंसी मजाक में अगर आप इस चीज़ को लेकर चलते रहेंगे तो आप गलत स्टेप उठाते जाएंगे और मज़ीद नुकसान की तरफ जाएंगे। अब उस अलमिया की तरफ हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में इस पे बात क्यों नहीं की जाती। तो जी पाकिस्तान में इसलिए बात नहीं की जाती कि सबसे पहले तो दुरुस्त मजहबी तालीमात ही नहीं है हमारे यहाँ। यानी आप मुझे कोई एक किताब दिखा दें जिसके अंदर मैं तबकात या तबका फ़िक्र की बात नहीं करता, हर तबका फ़िक्र ने अपने हिसाब से चीज़ें मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। कोई किसी चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कोई किसी चीज़ के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। एक हमारा ये भी बहुत मसला है कि हमने इस्लाम की बेसिक्स को फॉलो करने की बजाय उसको तबकात में बांट दिया। तो दुरुस्त जो मजहबी तालीमात हैं, यानी जिसके ऊपर अक्सरियत का इजमा है, यानी हर फ़िरके के लोग जिन चीज़ों को मानते हैं उनके ऊपर जो उनमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम नहीं पढ़ते। यानी अगर कुरान पाक को भी हम लेते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुफ्ती साहब या मौलवी साहब जो हैं या अलामा साहब उनकी तफसीर या उनके सिर्फ तर्जमे को पढ़ेंगे, दूसरे किसी स्कॉलर के लिखे हुए जो हमारे मकतब फ़िक्र से नहीं है उसको हम ठीक नहीं जानेंगे। ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारी ये जो जिनसी तालीम है ये भी मुतासर होती है। यानी हम एक ही चीज़ के चार मतलब निकाल लेते हैं। जो कोर है रिलीजन की, कुरान पाक, उसको हम बेहतर तरीके से समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, तो वो दुरुस्त मजहबी तालीमात हमारे तक पहुँचती ही नहीं है। जब वो तालीमात नहीं पहुँचती तो फिर हम प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। जब प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं तो हमारे लिए फिर उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। फिर मज़े की बात यह है कि दुरुस्त मेडिकल तालीमात भी नहीं है। यानी आप अगर जो जितने लिसनर्स आप सुन रहे हैं, आप में से मैं गारंटी से कह सकता हूँ 99% लोग ऐसे होंगे जिनके पास दुरुस्त मेडिकल मालूमात नहीं होगी। ना उनसे कभी पेरेंट्स ने इस चीज़ पे बात की होगी, ना कभी उनसे उनके टीचर्स ने इस चीज़ पे बात की होगी, और ना वो कभी किसी प्रोफेशनल के पास गए होंगे। यानी वो पीएचडी कर चुके होंगे, एमफिल कर चुके होंगे, एमएससी कर चुके होंगे। आप उनके डिग्रीज अगर उठा कर देखेंगे तो शायद उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता शख्स कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ बारी आएगी जिनसी तालीम की तो उनके पास 0% होगी। अब रीज़न क्या है? क्योंकि तालीम को बुरा समझा जाता है। यानी हमारे यहाँ
ये चीज़ तो बहुत अच्छी समझी जाती है कि जी शादी हो बच्चे की और 1 साल के अंदर उसकी औलाद हो जाए, लेकिन इसके ऊपर उसको तालीम हासिल हो, ये बुरी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी हो, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये चीज़ें सीखने से ना हम लोग बेहया बन जाएंगे। जबकि दरअसल हकीकत यह है कि ये चीज़ें सीखने से तो आप बेहयाई से दूर होंगे। अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर तो आप बेहया ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि आप सीखेंगे ही नहीं तो आपका जो अंदर ही जो आपका सिस्टम है, जिसम है, जो आपके दिमाग है, वो आपको उकसाता रहेगा उन चीज़ों की तरफ कि यार तुम गलत करो। तो जाहिर है इंसान है, कोई भी इंसान है, वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही दीनदार क्यों ना हो, वो इस चीज़ से भटक सकता है, वो मतलब गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि औलाद को कंट्रोल किया जाता है, बेसिकली समझा जाता है कि औलाद को दबा के रखें, कंट्रोल करके रखें, तो वो बिल्कुल ठीक होगी। और यही वजह है कि औलाद को आप जितना दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो उतना ख़राब होती है। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल अगर आपने लेनी है तो आप यूनिवर्सिटीज़ की एग्जांपल लें। आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप उनको यूनिवर्सिटी के अंदर देखें, और अगर उन्हीं स्टूडेंट्स को आप घर में देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हो सकता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब जो है वो बेहिजाब घूम रहे हों और वो एक आज़ादाना माहौल में, और घर आके वो शायद नमाज भी पढ़ते हों, रोज़ा भी रखते हों, सब, यानी वो डुअल पर्सनैलिटी का शिकार है। और ये डुअल पर्सनैलिटी क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं की होती। जब उन्होंने बात ही नहीं की होती तो वो डुअल स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है। वो स्प्लिट पर्सनैलिटी तो बेसिकली एक मेडिकल टर्म है, मतलब वो एक अलग चीज़ है। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बट मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ कि दो दो वाली पर्सनैलिटी बन जाती है। यानी वो घर में और होता है, बाहर और होता है। और ये तकरीबन आजकल 70-80% लोग ऐसे ही हैं। घर में और हैं, माँ बाप के साथ हो रहे हैं, दोस्तों के साथ हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जो दोस्तों के साथ हो रहे हैं, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप है उनके साथ हो रहे हैं, और अपने पार्टनर के साथ हो रहे हैं, और मतलब हर एक के साथ हो रहा है। तो ये इसीलिए है कि हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, हम सही चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहते। अब वजह क्या है वालिदैन क्यों नहीं तालीम देते? क्यों? क्योंकि उनको खुद किसी ने तालीम नहीं दी होती। यानी जितने पेरेंट्स इस जनरेशन में हैं, जो लोग आज 30-35 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं, या 24-25 साल की उम्र में, तो उनके पेरेंट्स 90s 80s की दिहाई के हैं या 70 की दिहाई के हैं। यानी वो उस जनरेशन से उनका ताल्लुक है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं हुई थी, अभी टेक्नोलॉजी नई नई थी, आ रही थी, कंप्यूटर इजाद हुआ था, मोबाइल की इजाद की तरफ दुनिया जा रही थी। तो उस दौर के जो तकाजे थे वो डिफरेंट थे। उस दौर में ये चीज़ें ना पता होने पर भी काम चल जाता था। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी वास्ट नहीं थी। आप मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुड़े हुए नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, आपके पास लोगों से बात करने की एक्सेस नहीं थी। यानी उस ज़माने में अगर एक लड़का एक लड़की है, वो जवान हो गए हैं, तो उनका मैक्सिमम एक्सेस अपने रिश्तेदारों, अपने कज़न्स, इनसे ज़्यादा नहीं होता था, या अपने मोहल्ले तक। इसके अलावा वो बाकी मतलब किसी लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते थे, और वो बेसिकली इतना एक्सपोज नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि दौर बदल गया है, तो अब लोग एक्सपोज्ड हैं यूनिवर्सिटीज़ में, काम करने वाली जगहों के ऊपर, अपने रिलेटिव्स में, हर जगह। तो जब एक्सपोज्ड हैं तो फिर उनको गाइड करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। अगर पहले एक्सपोज नहीं थे तो गाइड किए बगैर भी काम चल जाता था, क्योंकि उस वक्त वो एक्सपोज थे नहीं, वो जज्बात उनके अंदर शायद उस शिद्दत से नहीं होते थे, होते भी थे तो वो किसी से बता नहीं सकते थे, और दुनिया इतनी कम्पैक्ट थी कि मतलब उनके लिए बस उनका घर ही सब कुछ होता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको लोगों को ये चीज़ बतानी होगी, अवेयरनेस देनी होगी, और वो जो डर और नदामत के जो मिले जुले जज्बात हैं लोगों के जहन में इस टॉपिक को लेके, उनके ऊपर बात करनी होगी। अगर आप बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप ही सफ़र करेंगे। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो ये थ्रू आउट द लाइफ इस चीज़ का डिप्रेशन आपके साथ चलेगा। अच्छा जी, ये तस्वीर देखें, इनको स्ट्रेस हुआ है, और ये स्ट्रेस तकरीबन शादीशुदा हर कपल महसूस करता है, और इससे क्या उनकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। तो यस, स्ट्रेस से रिलेशनशिप पर बहुत गहरे असरात मुतासर होता है। मतलब रिलेशनशिप स्ट्रेस से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है मियाँ बीवी की, उसमें सख्त दरार आ जाएगी। जो उनके फ़िज़िकल इंटीमेसी के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेंगे, और रफ्ता रफ्ता क्या होगा कि जी इंसान की जो दिलचस्पी है शादी में वो कम हो जाएगी, और फिर उसकी जो दीगर बीमारियां हैं वो जिसम में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। यानी एक इंसान रिलेशनशिप में है, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है उस रिलेशनशिप से। तो क्या होगा कि वो रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो वो स्ट्रेस लेगा। जब वो स्ट्रेस लेगा तो स्ट्रेस लेने से क्या होगा, उसके जिसम में अगर पहले से कोई हार्ट का मसला है, कोई शुगर का मसला है, कोई और मसला है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो सामने तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान होगा, एक बोझ सा लेके अपने जहन पे घूम रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी ज़वाजी लाइफ बुरी तरह मुतासर होगी। तो यहाँ तक उन सवालात को हमने कवर किया अब तक इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर, जो मैरिड लोगों के जहनों में आते हैं, और वो इन चीज़ों के ऊपर रहनुमाई लेना चाहते हैं। अब वो चीज़ें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो नॉन मैरिड लोगों के अक्सर सवालात हैं। लेकिन उनमें ऐसे सवालात भी हैं
जो मैरिड लोग भी करते हैं, जैसे पोर्न वगैरह देखना, जैसे सेक्सटिंग करना और मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैरिड लोगों के बाद हम नॉन मैरिड के सेक्शन पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में जाने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को इसमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे पास आइए, हमसे बात कीजिए, बेहतरी की जानिब कदम बढ़ाइए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम कभी हल नहीं होंगी। अब वो सवालात जो हैं उनमें पहला सवाल है कि क्या मास्टरबेशन से जिस्म में कमज़ोरी आती है या नहीं। ये एक बड़ा मुतनाज़ा सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी के अंदर। इसको दो रुख से समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ यूं ही किसी इंसान के जहन में आती है तो पहले उसके जहन में सवाल आता है कि क्या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अलाउ है या नहीं है। देखें, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ अलाउ है या नहीं है, इसके ऊपर अगर स्टडी करना है तो फिर आपको सबसे पहले क्या चीज़ खोलनी चाहिए। आपको खोलना चाहिए कुरान पाक। आप कुरान पाक पढ़ें। अगर आपको कहीं उसमें सरी हराम लिखा हुआ नज़र आता है, जैसे सूद है, जैसे जिना है, तो आप इसको हराम जानिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसको अगर ठीक भी समझते हैं तो अपने तक रखिए, हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ठीक समझते नहीं भी हैं और आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मज़ीद मतलब कुरान पाक में तो मुझे कुछ नहीं मिलता, सियासत की हदीस खोलिए, पढ़िए, उसमें भी अगर आपको नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डिबेटेबल है। यानी ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। उलमा का मौक़िफ़ इसके ऊपर मुख्तलिफ है, हर मकतबा फ़िक्र का। कुछ लोग इसको जायज़ कहते हैं, कुछ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं। अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, मैं आपको जायज़ या नाजायज़ के अंदर नहीं लेके जाना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेडिकली इस चीज़ को कैसे आप टैकल करते हैं और कैसे हम इसको मेडिकली ले सकते हैं। यानी कुछ मकतबा फ़िक्र क्योंकि इसको जायज़ कहते हैं और कुछ नाजायज़ कहते हैं। अब अगर हम कहें कि जी एक की बात सुन ली जाए, दूसरे की ना सुनी जाए, तो ये ज़्यादती होगी। यानी क्योंकि कुरान पाक और हदीस के अंदर सरीही तौर पे यानी वाज़े अल्फाज में कहीं नहीं लिखा हुआ, जैसे सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको पीना हलाल है या हराम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी बीमार हो तो पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं बीमार जो है वो मतलब कोई नहीं है तो फिर उसको नहीं पीना चाहिए, हराम है। यानी ये एक डिबेटेबल चीज़ होगी। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उनको अगर आप समझना चाहें तो आप उसमें दोनों मौक़िफ़ को समझेंगे और फिर अपनी ज़ात को उसके ऊपर रख के परखेंगे। क्योंकि ये मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर सर्वे के मुताबिक आप फैक्ट्स को देखें तो 98% लोग इसको कर रहे हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं। यानी सर्वे के मुताबिक 90% मेल और तकरीबन 80% से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इस आदत का शिकार है। बताता कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि वो निदामत और मिले जुले जज्बात आ जाते हैं, बट सारे इस चीज़ का शिकार हैं। लेकिन इससे बचा भी जा सकता है और अगर कोई इसका शिकार है तो उससे निकलना चाहे निकल भी सकता है। यानी इसके बारे में मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और वो जो हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो जायज़ है। कोई इसको जायज़ समझता है तो मैं ये नहीं कहूँगा वो ठीक है, हो सकता है वो ठीक हो सकता है वो गलत हो। कोई इसको नाजायज़ समझता है, वो भी हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो। बट दोनों सूरतों के अंदर इस चीज़ को टैकल करने का, कोई समझता है जायज़ है, कोई समझता है जायज़ नहीं है, स्टिल लोग कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है। अब कर रहे हैं तो भाई इसके बारे में सीखें, इसके बारे में समझें, जो तवहमात हैं उनको दूर करें। तो पहली चीज़ जो लोगों के जहन में आती है कि क्या इससे जिस्म में कमज़ोरी आती है या नहीं, तो इससे कमज़ोरी बिल्कुल नहीं आती। यानी ये एक मिथ है कि इससे कमज़ोरी आती है। अगर कमज़ोरी आती है तो सिर्फ यूरोप के लोगों में क्यों नहीं आती, सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है ये कमज़ोरी। यानी ये सिर्फ हमारे इस खत्ते में ही क्यों ये समझा जाता है कि इसमें कमज़ोरी है। तो यूरोप में कोई इस पे बीमार नहीं है। और ये जिस तरह की बातें हमारे यहाँ चलती हैं कि जी आंखें धंस जाती हैं तो चेहरा ख़राब हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, ये सारी बेसलेस और ये मिथ्स हैं। हाँ, किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो ये हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हो भी रहा हो, यानी उसकी आंखें ख़राब हो रही हों फेस टाइम, भाई वो इसलिए हो रहा होता है कि आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आप नदामत के जज्बात में हैं, आप गिल्ट फील कर रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हैं। तो यकीनन ये सब तो होगा। अब अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप इलाज न कराएं और आप कहें कि इसकी वजह से हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी आपको पहले वो चीज़ समझनी है कि आपके साथ मसला क्या है। उस यानी कोई लोग इस एक्टिविटी में इसलिए पड़ जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती उस एक्टिविटी को करते हैं, उन्हें लगता है थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। कई लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो वैसे ही इस एक्टिविटी का शिकार होते हैं, करते हैं, यानी एक हैबिट है बस उनकी। तो हैबिट से वो करते हैं तो भी मतलब वो हो सकता है वो बीमार ना हो। यानी ये इस चीज़ के ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इससे कोई बीमार होता है। तो इसकी हम क्योंकि ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे मिथ्स यानी जो वहम है उनको हम जल्दी मान लेते हैं उन चीज़ों को, और जो एजुकेशन है उसकी तरफ नहीं आते।
तो फिर हम सोचते हैं कि यार अगर ये हो रहा है तो हम फिर कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं। तो वो वही बात जो मैंने पहले बताई कि स्ट्रेस हो सकता है, और जब आप स्ट्रेस लेकर ये काम करेंगे तो फिर आपके साथ ये मसले हो सकते हैं। और या फिर हो सकता है कि आपको वो सही चीज़, सही एजुकेशन ही नहीं है। तो अब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपको फिर किसी के पास आना पड़ेगा। तो आइए, मेरा हमराज का प्लेटफॉर्म खुला है आपके लिए। आप आइए, सीखिए, हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या अवामिल है, कैसे आप इससे इस आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप इसको मतलब अपने लिए जो है वो टेंशन का बायस नहीं बना सकते। तो मतलब इससे आपको ही निकलना है, आपको एफर्ट करनी है। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, खाली यूट्यूब पे वीडियोस, खाली इंटरनेट पे आर्टिकल्स देख के आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। अब अगला सवाल यह है कि जी क्या इससे कंवारापन ख़त्म होता है या नहीं। ये एक बहुत पर्टिनेंट सवाल है, ख़ास करके जो फीमेल्स हैं उनके जहन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, इससे कंवारापन नहीं ख़त्म होता। बट इसको फिर भी डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि कैसे नहीं ख़त्म होता। यानी ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता भी है, बट ज़्यादातर चांस है कि ना हो। तो ये एक वैसे मिथ है बेसिकली, यानी इस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ क्योंकि बात नहीं है। और जो मेल्स हैं वो तो वर्जिनिटी के बारे में, मास्टरबेशन को लेके मतलब कंफ्यूज है ही नहीं वो, क्योंकि उनके नज़दीक तो उनकी कोई ऐसे मसला ही नहीं है। लेकिन फीमेल्स के नज़दीक एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और इसको समझने की ज़रूरत है कि जी अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं तो आप वेजाइना को अगर देखें तो वेजाइना के अंदर थोड़ा सा ऊपर करके चंद एक इंचेस, एक डेढ़ दो इतने इंच के फासले के ऊपर हाइमन होती है। और ये हर एक की कोई फिक्स जगह नहीं है कि इतने इंचज़ के अंदर हो, यानी ये ऊपर नीचे हो सकती है। जेनेटिकली हर इंसान डिफरेंट होता है। तो वो हाइमन जब तक डैमेज नहीं हुई तब तक तो कोई मसला नहीं है। अगर वो डैमेज हो गई है तो भी वो इस हद तक डैमेज नहीं होती मास्टरबेशन से कि मतलब वर्जिनिटी चली जाए। हाँ, वो एक हद तक ज़रूर डैमेज हो सकती है, लेकिन फुली तभी है कि जब तक उसके अंदर कोई सख्त चीज़ पेनिट्रेट ना करे, तब तक वो डैमेज नहीं होती। अब इस बारे में मतलब ये फिर वही केस टू केस वेरी करने वाली चीज़ है। कोई ये फिक्स्ड चीज़ नहीं है। हर इंसान, हो सकता है उसने इसको एक्सपीरियंस किया और डिफरेंट तरीके से, और उसको फिर उसके जहन में सवाल आया कि क्या वो मतलब उसका कंवारापन है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको तफसील से सेशन लेना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी। तो आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट पे, विल ट्राई टू गाइड यू। नॉन मैरिड लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में परेशान है, और आजकल का जिस किस्म का दौर चल रहा है, वो ये है कि कई लोग शादी से पहले गलत रिलेशनशिप्स का शिकार हो जाते हैं। और फिर वो अक्सर औकात आके हमसे सवाल करते हैं कि क्या कंवारापन वापस आ सकता है या नहीं, खास करके फीमेल ऑडियंस। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि ये वापस आ सके। अब आप पूछेंगे कि मतलब ऐसे बहुत सारे हमने लोगों को सुना है जिन्होंने बात की है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे मुमकिन नहीं है। देखिए, जब आप जानते हैं कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो लेजिटिमेट थी या इलेजिटिमेट थी। कई लोग शादी के बाद भी कहते हैं कि जी हमारा कंवारापन वापस आ जाए। कई लोग ये भी चाहते होते हैं कि तलाक हो गई, आप बताएं कंवारापन आ सकता है या नहीं। कई लोग पहले ही रिलेशनशिप का शिकार होते हैं और वो इस उम्मीद पे फिजिकल रिलेशनशिप में चले जा रहे होते हैं कि सामने वाला उनके साथ शादी करेगा, और वो सामने वाले की तो इंटेंट ही नहीं होती शादी, वो तो जस्ट उनको यूज़ कर रहा होता है। तो वो फिर सवाल करते हैं कि आके कि क्या मतलब अब ये वापस आ सकता है नहीं। तो देखें, आपको जब खुद पता है कि आप एक रिलेशनशिप का शिकार रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो वापस आ सकता है। आप अपने जहन से सवाल करें तो आपके जहन में भी जवाब ये होगा कि नहीं, क्योंकि आप फिजिकल रिलेशनशिप एक बार बना चुके हैं। आप बना चुके हैं तो भाई आप लाख दवाएं इस्तेमाल करें, आप जो मर्जी करें, आप वर्जिन कम अज़ कम नहीं है। अब अगर ये रियलिटी आप नहीं फेस करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी एक झूठे इंसान बन के रहेंगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यानी आपने बेशक दवाई ले ली किसी से, आपने बेशक कोई कैप्सूल ले लिया, मुझे नहीं पता वो वर्क करते हैं या नहीं, ठीक है, मतलब मेरे नज़दीक नहीं करते। एक पैसा कमाने का एक तरीका कार है। कई लोग कहते हैं जी ये इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप रियलिटी फेस नहीं करना चाहते तो आप एक सारी ज़िंदगी एक झूठे इंसान की तरह रहेंगे। ठीक है, आपसे गलती हो गई, गलती को एक्सेप्ट कीजिए। खुद पहले खुद एक्सेप्ट करें। अगर आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि आपसे गलती है, और आप गलती पे गलती ये कर रहे हैं कि आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऐसे तरफ जाना चाह रहे हैं कि जी काश ये सब कुछ सब सेट हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर तो आप एक झूठे इंसान हैं। आपने गलत स्टेप लिया और गलत स्टेप के बाद दोबारा गलत स्टेप ले रहे हैं आप। अब अगर आप मतलब झूठे बन के रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी, तो आप भी जानते हैं कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आपने क्योंकि अपने पार्टनर के साथ झूठ बोला है, एक झूठ की बेस पे रिलेशनशिप शुरू किया, तो आप बताएं कि आप बेशक उसको प्रूव कर भी दें कि मैं वर्जिन हूँ, तो क्या वो रिलेशनशिप
ठीक बेस के ऊपर खड़ा होगा या नहीं, ये सवाल अपने आप से करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप अपने पार्टनर को बताएं। हो सकता है वो भी वर्जिन ना, उससे भी मिस्टेक हुई हो पास्ट में। मैं ये नहीं कहता कि दोनों ने कोई अच्छा काम किया है, नहीं, दे शुड हैव अवॉइडेड दैट, बट अगर हो गया है, तो भाई रिपेंट करें। गिल्ट फील हो रहा है, उससे आगे मूव ऑन करें, अपने पार्टनर को बताएं जिससे आपकी शादी हो रही है। अब अगर आप उसको बताएंगे नहीं, तो ये ज्यादती हो सकता है, उससे भी कोई मिस्टेक हुई हो सकता है, वो भी आपको बता दे कि मेरे साथ ये है। फिर ये मेडिसिन की वही, अगर कि हर बंदा आके पूछे कोई मेडिसिन दे दें। हमारे यहाँ यही तो मसला है कि हम कहते हैं कि बस मेडिसिन से सब ठीक हो जाए, यानी हम सही बेस को फॉलो ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने गलती कर लिया तो उसके ऊपर हम मजीद गलती करें। और क्या पढ़े लिखे लोग और क्या अनपढ़ लोग, सब यही गलती कर रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग भी यही काम कर रहे हैं, और बगैर पढ़े लिखे लोग भी यही काम कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि जी कोई ऐसे ऑपरेशन है। भाई ऐसे ऑपरेशन अगर हैं भी, तो अगेन आप क्यों अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, झूठ की बेस पे रिलेशनशिप खड़ा करना चाहते हैं, यानी हाइमेनोप्लास्टी और इस किस्म की चीज़ें। भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि वो इदारे क्यों ये काम कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि मतलब इसकी बेस दुरुस्त नहीं है। ठीक है, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, होगा, बट आप खुद अपने आप से सवाल करें ना कि क्या वो कराने के बाद आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी, यानी इसका मज़ीद आसान अल्फाज में अगर आप सवाल करें, तो आप ये देखें कि क्या जो लोग कंवारे होते हैं और वो शादी करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी परफेक्ट होती है? क्या उनको लोग सर पे बिठाते हैं? क्या उनको लोग परफेक्ट हर चीज़, खुशी खुशी हर चीज़ देते हैं, यानी वो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं? भाई उनकी ज़िंदगी में भी मसाइल आते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी मसाइल आ गए हैं, तो आप उसको छुपाने की बजाय फेस करें, ब्रेव बने। जब आप ये स्टेप ले रहे थे, एक रॉन्ग स्टेप आपने लिया, तो उस वक्त अगर आप ब्रेव नहीं बन सके, चलो आपसे गलती हो गई, तो अब ब्रेव बने, अब उसको सुधारें, ना कि आप गलत काम करें। इसकी वजह क्या है कि अगर आप अभी सही स्टेप नहीं लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, आप दवाई ले लें, आप ऑपरेशन करा लें, आप जो मर्जी कर लें, आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी और आपसे, आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, और आपके रिलेशनशिप में कोई मसला आ गया हस्बैंड वाइफ के दरमियान, तो आप दोबारा वही गलती करेंगे। आप अपने पास्ट के उस एक्स इंसान के पास जाएंगे, और उसके पास जाके सेम मिस्टेक कमिट करेंगे, और फिर आप रिपेंट करेंगे, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप बस एक किस्म के एक ऐसे लूप होल में फंस जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं या उस गलत इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को चलाऊं। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ सच ही नहीं बोला होगा। तो बात यह है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वर्जिन हैं या नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप ऑनेस्ट कितने हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो आप बेशक वर्जिन भी हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप नहीं थे वर्जिन मगर अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप खरे इंसान हैं, आप अपनी गलतियों से सीखने वाले इंसान हैं। तो बाकी ये आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। अब सवाल यह है कि यस, अगर आप उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कहते हैं कि यार हमसे गलती हुई, बट हमें उससे निकलना है, मिस्टेक हो गई, हमें कोई गाइड करे, हमें कोई समझाए, हमें कोई बताए, हमें कोई मदद करे हमारी, ना कि हम मज़ीद गलत काम की तरफ जाएं, तो आइए मेरा हमराज पे ज्वाइन करें, पूछें, गाइड भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी। आप फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को बदलने की तरफ पहला स्टेप बढ़ाइए। कोशिश तो करें ना, कोशिश ही नहीं करनी, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप वीडियोस देखते रहें, आपको डर लगेगा, 2 दिन बाद फिर आपका वो डर उड़ जाएगा और आप उसी कन्फ्यूजन में रहेंगे। अगला सवाल यह है कि जी क्या फहश चैटिंग करने का कोई मेडिकली नुकसान है? ये वो आदत है जो आजकल के तकरीबन 70% यूथ जो है, या यूथ क्या, बड़े बच्चे, हर चीज़, लोग इस चीज़ में मुलविस हैं। यानी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब तकरीबन 70% लोग ये काम करते हैं। अब ये नुकसानदेह है या नहीं, इससे पहले तो ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि आप किससे कर रहे हैं, डिपेंड करता है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी वाइफ से कर रहे हैं, तो सो बिस्मिल्लाह, 1000 बार कीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं कर रहे, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर मेडिकल नुकसान है। क्या नुकसान है? फिर आप एडिक्टेड हो जाएंगे। क्या होगा, आप एक बंदे से बात करेंगे, आपकी उससे नहीं बनेगी, दूसरे से करेंगे, दूसरे से नहीं बनेगी, तीसरे से करेंगे, तीसरे से नहीं बनेगी, चौथे से करेंगे, आप लातादाद बंदों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी जो थॉट का प्रोसेस है ना, जहन के सोचने का प्रोसेस है, उसके ऊपर आप कंट्रोल खो देंगे। यानी आपको समझ नहीं आएगी, आपको ये एक नशा सा चढ़ जाएगा कि मेरी किसी से बात हो नहीं तो मैं बस गया। यानी आप एक इंसान पे टिक नहीं पाएंगे, और फिर आप अपने जो, मतलब आपका ज़हन है, फिर आप दुआएं मांगेंगे, आप नमाज भी पढ़ेंगे, कोई भी नेक काम भी करेंगे, तो आपको उसमें पीस फील नहीं होगा। बेशक इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन ये फैक्ट है कि उसको पीस फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोल रहा होता है कि यार मैं तो परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ, फाइन हूँ, मैं इतने लोगों से बात करूँ। यार वो ठीक है, वो आप बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। और जब आप इस एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे, तो फिर ये आपकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन करने लग जाएगी। यानी इसका जो
इसका जो एडिक्ट इंसान होता है वो फिर उसकी एनर्जी बाकी कामों से बिल्कुल हट जाती है। और फिर इंसान एक ऐसे साइकिल में फंस जाता है कि वो बार बार देखता है कि उसको रिप्लाई आया है नहीं आया, सामने वाले ने उसको बात की है नहीं की। मतलब वो एक किस्म का मोबाइल एडिक्ट बन जाता है। तो अब ये आप खुद बताएं कि क्या इसका नुकसान फिर है या नहीं है। भाई लाजमी नहीं है कि नुकसान वही हो कि कैंसर हो जाए किसी को। नुकसान ये भी है कि आप अपने रूटीन के काम नहीं कर पा रहे हैं, अब ये नुकसान है। चलें आप शादीशुदा हैं, बीवी के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट 90% केसेस में बीवी के साथ बात नहीं हो रही होती और लोग गलत तरफ चले जा रहे होते हैं और चले जा रहे होते हैं और चले जा रहे होते हैं और फिर उसका कोई एंड नहीं होता। इसमें बुराई नहीं है। आप इंसान, किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि भाई उसने ऐसा क्यों किया। मतलब कई लोग इस वजह से भी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते। वो कहते हैं यार मेरा तो घराना इतना मजहबी था, मेरे से कैसे ये काम हो गया। मैं तो इतना मतलब कुरान पाक की तालीम हासिल की हुई, मैंने तो इतनी मजहबी तालीम हासिल की हुई, मेरे से कैसे ये गलत काम हो गया। मेरे पेरेंट्स ने तो कभी गलत तालीम नहीं दी, मेरे से कैसे ये काम हो गया। भाई हो गया, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़िए, सीखिए, बेहतरी की जानिब आए। किसी भी इंसान से हो सकता है, कोई कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि ये काम सिर्फ उन लोगों से होगा जो नेक हैं और उनसे नहीं होगा जो बद हैं, या कोई मतलब कोई सर कोई लिखी हुई कोई इस किस्म की चीज़, कोई फार्मूला तो नहीं है ना। तो ये नुकसान अगर आपको लगता है कि भाई आप इस आदत का शिकार हैं, तो फिर आपको बेहतरी के लिए आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वर्जिनिटी के अलावा भी कई लोग ये सवाल करते हैं कि जी क्या शादी से पहले मिलाप हो जाए तो इसका मेडिकल नुकसान है। तो देखें, ये एक लेजिटिमेट एक्टिविटी तो नहीं है, मॉरली भी, एथिकली भी, रिलीजियसली भी। यानी वो कुर्ब क़यामत का दौर आप समझें आ रहा है और हर इंसान इस चीज़ के लिए प्रोन है। यानी इस प्रोन से मुराद ये है कि इसके लिए मतलब इस चीज़ की तरफ रगबत उसकी होगी। यानी कई अहादीस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, और ना मैं किसी रिलीजियस सेक्ट को या किसी चीज़ को प्रीच कर रहा हूँ, बट एक हदीस है, उसका मफहूम यह है कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा दौर भी आ जाएगा कि लोग जो है वो सड़क के ऊपर खड़े होके फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और राह चलते हुए एक आदमी गुजरेगा और वो उस जो फिज़िकल एक्टिविटी लोग कर रहे होंगे, जिना जिसको आप कहते हैं, तो वो अगर सिर्फ उसको इतना कह देगा ना कि यार तुम ये एक्टिविटी ज़रा किसी दीवार के पीछे जाके कर लो, तो वो जो आदमी जिसने ये बात कही होगी उसका रुतबा उस दौर में उस इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितना उस इंसान का रुतबा होगा। तो मतलब समझ लें कि नेकी इतनी नापैद हो जाएगी। तो वो दौर आ रहा है, अभी उसकी इब्तदा है, आने वाले टाइम में ये मज़ीद सख्त होंगी चीज़ें। तो अगर आप आज इन चीज़ों को सीखेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप सोचें कि आप अगर ऐसे हैं तो आपकी औलादें कहाँ पर खड़ी होंगी। तो हमें बहसियत माशरे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मेडिकल नुकसान तो बात की बात है। अगेन मैंने कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, क्योंकि मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, तो प्लीज़ डोंट कोट मी कहीं ना कहीं पे कि मैं मतलब उस चीज़ पे नहीं कहता। ये आपका पर्सनल मैटर है, बट अगेन ये रिलीजियसली मॉरली और एथिकली रॉन्ग है। चाहे आप किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम पढ़ लें, हिंदुज़म पढ़ लें, क्रिश्चियनिटी पढ़ लें, यहूदियत को पढ़ लें, किसी मज़हब में भी पढ़ लें, मॉरली और एथिकली इस चीज़ को इनकरेज किसी मज़हब ने नहीं किया। होगा क्या, लड़के कोई इफेक्ट नहीं होता, होता उनको भी है, उनको भी पता है, मेंटली को भी डिस्टर्ब होते हैं, बट ज़्यादा इफेक्ट लड़की का होता है। ज़्यादातर एक लड़की जिसके शादी से पहले रिलेशनशिप हो उसको मसाइल आते हैं। और फिर वही बात जो मैंने पहले बताई कि मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ इंसान जा सकता है, जो कि गलत है। उसकी सोल करप्ट हो सकती है और फिर उसकी वजह से जो है वो आप प्रॉब्लम का शिकार होंगे। तो शादी के मामले में एक्सक्यूज़ेस मत बनाइए। अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो फिर शादी करें। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, फिर अपने पेरेंट्स से बात करें। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो फिर इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। अगर मान रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, शादी करें। ये जो दरमियान में आप लटके हुए हैं ना, इससे ना आपका फ़ायदा होगा और ना उस दूसरे इंसान का, आप ही ट्रामा का शिकार हों। तो अगर निकलना चाहते हैं तो फिर डिस्कस करें आपके सिचुएशन के हिसाब से, ताकि आपको बात बताई जाए। और अगर आप मतलब सीरियस हैं तो फिर शादी करें, और अगर नहीं है तो फिर ऐसी किसी एक्टिविटी में पड़े ही नहीं। फिर आप ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ें। अगर आप जानते हैं कि आपके अब्बू ने, आपकी अम्मी ने आपका रिश्ता और निकाह खाला हो या चाचू या किसी के बच्चे से ही करना है, आप ये रियलिटी जानते हैं, तो फिर आप ऐसी एक्टिविटी में मत पड़ें। और अगर आप उन्हीं रिलेशनशिप में किसी के साथ ऐसी एक्टिविटी में पड़े हुए हैं, खाला मामू चाचा, तो भाई शादी कर लो। एक ही घर में हो, खानदान में हो, क्यों गलत काम करते हो। यानी आप गलत काम करके क्यों किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहे हैं जो है ही गलत। और अगर गलती हो गई है तो सुधारें, सुधारने में देर तो नहीं हुई। अब ये तस्वीर आप देखें, आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि क्या मेडिकली जो इंसान का उज़्व तनासुल है, और जो या फीमेल्स के केस में जो उनकी छातियाँ, उनका क्या साइज़ बढ़ाया जा सकता है। यानी ये वो चीज़ है जो यूथ के जहन में हर वक्त घूम रही है।
आजकल की यूथ के, क्या शादीशुदा और क्या गैर शादीशुदा, सबके जहन में ये बात होती है कि पता नहीं क्या वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो इस चीज़ को समझें कि भाई इस साइज़ को आप नहीं बढ़ा सकते, जैसा आपका साइज़ है वो वैसा ही रहेगा। क्यों, आगे बताता हूँ आपको। पहली वजह यह है कि ये जेनेटिक है। यानी अगर किसी इंसान के जीन्स, फैमिली में एक ट्रेंड ही ऐसा है कि एक स्पेसिफिक साइज़ उसके एल्डर्स का, उसके बहन भाइयों का, उसके वालिद का, उसके ताता का, नाना का, मेल्स के केस में भी और फीमेल्स के केस में भी उनके प्राइवेट पार्ट्स का रहा है, तो भाई आप ओवर द नाइट कैसे उस साइज़ को बड़ा कर लेंगे। वो एक जेनेटिक चीज़ है भाई, जैसे किसी का कद नहीं बड़ा हो सकता एक हद से ज़्यादा। यानी अगर फैमिली में एक ट्रेंड है कि जी 7 फुट का कद होगा सबका, या 6 फुट का, या 5 फुट का, तो फिर सबका वही रहेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि भाई नाना का कद अगर 7 फुट था, या 8 फुट था, या 9 फुट था, या 6 फुट था, तो बच्चे का कद भी 6 फुट चला जा सकता है, वालिद का कद 5 फुट हो। ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि माँ से उसको नाना के जीन्स मुंतकिल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके किसी भी मेल के जो जीन्स होते हैं वो उसके दादा, उसके नाना और उसके वालिद से उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह जो फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो फीमेल से उसमें ट्रांसफ़र होते, मतलब बेसिकली एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिल के एक लड़का बनता है, और जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम है उससे मिल के एक लड़की बनती है। तो बेसिकली जो मेल्स हैं उनके जो सेक्स ऑर्गन्स के जो जेनेटिक मटेरियल है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और वो वाई क्रोमोसोम उनको बाप से मिलेगा। जो बाप से मिला हुआ वाई क्रोमोसोम है वो हो सकता है दादा का हो, ठीक है, तो वो मतलब उस तरह ट्रैवल करते हुए फैमिली में एक जेनेटिक चीज़ आ रही होगी। लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो उसको माँ से मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, जैसे उसका कद है, जैसे कुछ और चीज़ें हैं, दाढ़ी है, मतलब हर जीन मुख्तलिफ क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। तो वो इंसान मतलब कैसे हो सकता है कि ओवर द नाइट उसको ठीक कर ले। फीमेल्स का भी ऐसे ही है कि वो अपने ऑर्गन्स को जैसे उनका है वो वैसे ही रहेंगे, उनको चेंज नहीं कर सकती। और फिर उससे भी बड़ी बात कि भाई साइज और ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, एक मिथ है। भाई आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ कैसे करनी है। अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई तो आपका कोई भी साइज़ हो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर लेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। प्लेयर किसी भी साइज़ के साथ अचीव किया जा सकता है, ब्रेस्ट के भी और जो पीनस का साइज़ है वो भी। तो आप मैटर करने चाहिए, ना कि आपका साइज़। अगर आप ही मैटर नहीं करते सामने वाले के लिए, पार्टनर के लिए, तो फिर जो मर्ज़ी साइज़ हो किसी काम का नहीं है। तो सीखिए कि कैसे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी में। और ये जो जिस किस्म के तमाम ऑयल्स हैं और जो ये मेडिसन्स हैं, ये अगेन मतलब आप मुझे बताएं कि आपके जीन्स में ये चीज़ नहीं है, आप जो मर्ज़ी ऑयल इस्तेमाल करते रहें, आप जो मर्ज़ी दवा लेते रहें, क्या आपका कुछ मतलब फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पैसे ज़ाया करेंगे। तो पैसे ज़ाया करने की तरफ मत जाइए, बल्कि ये सीखिए कि आप अपने एग्जिस्टिंग साइज़ और अपने एग्जिस्टिंग बॉडी के साथ अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप ये सीखेंगे तो सारी ज़िंदगी कामयाब रहेंगे। यानी आज आपका जो है वो साइज़ कम है, कल को ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपका पार्टनर परसों को कहे अब कम कर लो, तो फिर आप क्या ऑयल और मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, मज़ीद ढूंढेंगे कि कैसे कम हो। यानी लॉजिक को प्रिवेल करें। लेकिन लॉजिक की तो बात ही नहीं है ना, हम तो देखते हैं वीडियोस को आइडियलाइज करते हैं एज अ नेशन कि जो उसमें हो रहा है वो सब कुछ है। तो भाई फिर इस तरह तो आप इन्हीं चीज़ों का शिकार रहेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलना चाहते हैं तो रब्ता करें, आपको ज़रूर बताएंगे हम। वीडियोस की बात की तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर ये भाई साहब और जो ये इनके साथ खातून बैठी हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी वीडियो देख रहे हैं। और फिर जब वीडियो देखते हैं तो लोगों के जहन में सवाल आता है कि भाई क्या शादी के बाद वही सब कुछ होता है जो वीडियोस में दिखाया जाता है। वीडियो को हम क्यों आइडियलाइज करते हैं? क्योंकि हम रियल लाइफ में किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ना हमारे पेरेंट्स को हमें बताता नहीं है। तो हमें लगता है कि यार अगर हमें सीखना है तो हमें फिर वीडियोस देखनी चाहिए जिसमें ये सब कुछ है, और फिर वो जो हम सीखने बैठते हैं वो और काम ख़राब कर लेता है। तो भाई जो वीडियोस में दिखाया जाता है रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक फेक चीज़ है। ये एक डायरेक्टेड और एडिटेड चीज़ है। यानी डायरेक्टेड और एडिटेड को आप ऐसे समझें कि जैसे एक डायरेक्टर है वो खड़े होकर हिदायत दे रहा है एक क्या अदाकार को कि अब तुम ये काम करो, अब तुम ये काम करो। जिस तरह एक मूवी शूट की जाती है, पॉर्न भी वैसे ही शूट किया जाता है। अगर वो इतना फैंटेसी और इतना भरपूर होता तो आप देखते कि जितने पॉर्न स्टार्स हैं वो पॉर्न की इंडस्ट्री को क्विट नहीं करते, वो उसी इंडस्ट्री में लगे रहते अगर इतना ही ये मज़ेदार चीज़ होती। ये सिर्फ एक फैंटेसी क्रिएट करने के लिए कि इंसान के ह्यूमन जज्बात से कैसे खेला जाए और लोग इसके कैसे एडिक्ट हों, और फिर जो ये पॉर्न बेचते हैं वो पैसे कैसे कमाएं, इसलिए ये चीज़ शूट की जाती है, इसको बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि हम जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस पर तरबियत पर तो बात ही नहीं है, तो फिर वो लोग इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं।
तो इसको आइडियलाइज करना दुरुस्त नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें वो फैंटेसीज होती हैं जो रियल नहीं है। और वही बात जो मैंने आपको बताई कि पॉर्न स्टार्स की अपनी लाइफ जो है वो बहुत मिजरी होती है। बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे पड़ी हैं, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हैं, आप देखें आपको पता चल जाएगा पॉर्न स्टार्स की ज़िंदगी कैसी थी। फिर उसके बाद शायद आपको खुद ही रियलाइज़ हो कि ये एक्टिविटी कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो अब अगर ये चीज़ रियल नहीं है तो फिर क्या करें? फिर हेल्दी लाइफ जीने के लिए सीखें, मेहनत करनी होगी। और आपको वो सब अवामिल सीखने होंगे कि किन जिन पे अमल करके आपकी हेल्दी मैरिड लाइफ गुजर सकती है। तो अगर आप सिर्फ वीडियोस देख के कहेंगे कि सब परफेक्ट हो जाए तो भाई अगेन आप उसी तरह चैटिंग की तरह एडिक्शन में पड़े रहेंगे और सारी ज़िंदगी उसी एडिक्शन में पड़े रहेंगे। और ये खाली ये नहीं है कि ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए, और ये नहीं है कि ये खाली यंग फीमेल्स और मेल्स के लिए, ये एजड मेल्स और फीमेल्स के लिए भी यही चीज़ है। वो भी इस चीज़ का शिकार है, क्योंकि हमारे पास केसेस आते रहते हैं, रिपोर्ट होते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सोसाइटी में लोग इस चीज़ का शिकार हैं। तो एक मज़ीद सवाल रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये अख्ताम की तरफ चला जाएगा। तो ज़रूर इसको मतलब एंड तक देखिए, आपको एंड पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें, वो ट्रिक्स। अच्छा जी, बर्थ कंट्रोल के कितने तरीके होते हैं? ये वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे माशरे में इस पर बात करना गुनाह समझा जाता है। बेसिकली हमें बचपन से एक चीज़ बता दी जाती है कि औलाद का हसूल शादी की जो है वो बेसिक मतलब ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक और कोई गलत बात नहीं है कि शादी जब आप करते हैं तो औलाद का हसूल जो है वो उसके एक प्राइमरी मकासद में से है, बट वो एक प्राइमरी मकसद है, वो लाइफ का मकसद नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए नहीं है कि देखें, आप बर्थ कंट्रोल अगर नहीं कर रहे, आप जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी हो रही है, तो आप एक बच्चा पैदा करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार, छः, भाई रिस्क को तो आप छोड़ देना कि रिस्क का तो वादा अल्लाह ने किया है, रिस्क पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो एस्पेक्ट ही अलग है। पहले तो आप ये देखेंगे फाइनेंशियली आप कहाँ खड़े होंगे। फाइनेंशियली अगर आप उसको सस्टेन कर रहे हैं और रिस्क की बात पे आपको अल्लाह ताला के ऊपर मतलब यकीन है, गुड। यकीन पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप ये देखें कि भाई उन 8 बच्चों के साथ क्या आपकी मेंटल हेल्थ मतलब उसी तरह है जैसे एक बच्चे के साथ थी? नहीं होगी। आपकी फिजिकल हेल्थ क्या ऐसी ही रहेगी? नहीं रहेगी। रीज़न क्या है? पहले ज़मानों में जो हम बात करते थे भाई, पहले ज़मानों के अंदर ज़रूरियात और थी, यानी एक गाय रखी हुई है घर में, सब उसी का दूध पी रहे हैं। ना स्कूल जाने की कोई ज़रूरत है, ना कोई बिजली का बिल भरना है किसी ने, ना कोई और काम करना है किसी ने। सुबह उठना है, खेतों में जाना है, हल चलाना है, गंदम आ गई, सारा दिन खाना है, सब्जियां अपनी लगाई हैं, रात उठाए सुबह चले गए। ऐसी सिचुएशन में आप 20 बच्चे पैदा कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आज के दौर में एक दो बच्चे पालना जिन पालने के बराबर है। यानी उनकी फिर आपने एजुकेशन देखना है, वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी करनी है, अपना टाइम मैनेज करना है, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना है, पार्टनर को मेंटली रिलैक्स रखना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, यानी इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि रिलीजन में बातें नहीं, कोई आप मुझसे आके पूछें इन पर्सनल एंड प्राइवेट में, आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हदीस नंबर बता दूंगा कि कहाँ लिखा है कि मेडिकली बर्थ कंट्रोल जायज़ है और कहाँ लिखा है कि नहीं जायज़ है। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस है ना, सूरतें हैं, हर कंडीशन में जायज़ नहीं भी है। यानी एक कपल है जिसने शादी की और वो बच्चा पैदा ही नहीं करता, अब ये तो भाई ठीक बात नहीं है। बट एक कपल है जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, अब वो रोकना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और रोकना भी इस ऐसे तरीकों से नहीं चाहिए जो जिस्म के लिए नुकसान थे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा प्रियम्बल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस पर बात करना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मुश्किल काम है। तो अगर आप इस चीज़ के बिलीवर नहीं भी हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी आपके ख्याल में भाई बच्चों पे बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। बट स्टिल 2-3 साल का तो गैप दें ना अपने पार्टनर को, कम से कम उसकी हेल्थ का तो ख्याल करें। मर्द का तो कुछ नहीं जाता, वो एक विजिट पे करता है अपनी बीवी को और वो प्रेग्नेंट हो गई, बट उसके बाद वो जो बीवी की जो इमोशनली जितना नुकसान उसको होगा, वो तो भाई सोचें आप कि वो सारा, यानी बीवी को सिर्फ ये कह देना क्या काफ़ी कि तुम्हारा तो काम ही बच्चे पैदा कर, भाई ये कैसी आप बात कर रहे हैं? यानी आप उसकी पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी आप उसकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहना देना चाह रहे, उसको सिर्फ एक नौकरानी और खादमा बनाना चाह रहे हैं। ये जहालत है। यानी अगर आपको बर्थ कंट्रोल करना है या नहीं करना वो तो एक अलग सवाल है, बट अपने पार्टनर के भी तो कोई उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें कि क्या वो बर्दाश्त कर सकती है या उस चीज़ को नहीं कर सकती है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझदार बनिए। तो बेसिकली ये जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मैंने बता दिया कि इसके ऊपर मतलब कोई वो नहीं है कि ये ममनू है। इसको चंद कंडीशंस में नहीं भी करते और चंद कंडीशंस में किया भी जा सकता है। तो अगर ऑलरेडी आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ के अंदर हैं तो बच्चों के अंदर एतदाल रखें। और हाँ, एक चीज़ और जो इसमें क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो
ये चंद ऐसी अहादीस हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि उम्मत बढ़ाने का तो ये ज़रिया है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी बात करूँगा कि ये गलत नहीं है, लेकिन आप अगर रिसर्च करें, आप पढ़ें, तो आप पहले की उम्मतों को देखें, किसी नबी की उम्मत को। कोई भी नबी आते थे तो वो दुनिया में आते थे और उनकी उम्मतें चंद हज़ार, चंद सौ लोगों के ऊपर मुश्तमिल होती थी। यानी आज से हज़ारों साल पहले जब अम्बिया कराम दुनिया में आए तो उस वक्त दुनिया की आबादी एक करोड़ों और अरबों खरबों में नहीं थी, हज़ारों और सैकड़ों में होती थी। ठीक है। और वो किसी कौम पे अजाब आ जाता था और वो कौम ख़त्म हो जाती थी। मतलब आबादी इस तरह कोई फैली हुई तो नहीं थी ना। अब 1 करोड़ 24 लाख जो है अपना 1,24,000, सॉरी, अम्बिया कराम इस दुनिया में आए। अब लॉजिकली इस बात को समझें कि वो जितने अम्बिया कराम इस दुनिया में आए वो सब सैकड़ों हज़ारों की उनकी उम्मतें थीं। यानी आदत आदम अलैहिस्सलाम की क्या उम्मत थी, उनके अपने बीवी बच्चे, फिर आगे नबियों की कितनी उम्मतें रही होंगी, हज़ारों सैकड़ों। बनी इसराइल कितनी थी उस वक्त, एक कबीला ही होगा ना बनी इसराइल, या उस वक्त कोई, उस वक्त की सल्तनत का ये मतलब तो नहीं था कि अरबों लोग रह रहे हैं उस माशरे में। मतलब पाकिस्तान की जो आज आबादी 24 करोड़ है, उस ज़माने में किसी उम्मत की आबादी 24 करोड़ नहीं रही होगी। तो छोटी उम्मतें हुआ करती थी। तो अब मुसलमानों को, आप 1400 साल हो गए हैं इस्लाम को आए हुए उस ज़माने से, और मुसलमान सिर्फ इस इस्लाम की पैरोकार तो नहीं है ना। इस्लाम तो एक ऐसा दीन है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहा है। ठीक है। तो जितने भी मुसलमान लोग इस दुनिया में आए, और अगर आप इसी उम्मत की चलें, पर्टिकुलरली बात कर लें, तो ये जो उम्मत है वो 1400 साल में अरबों खरबों के ऊपर मुश्तमिल तो होगी। इतने लोग तो मुसलमान इस दुनिया से आए गए होंगे कि वो पास्ट की जितनी उम्मतें हैं उनको क्रॉस कर लें। तो भाई जब वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, इतने लोग इस दुनिया में आ चुके हैं, तो ऐसी कोई रेस नहीं लगी हुई जिसके ऊपर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। यानी ये लॉजिकल सी एक बात समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसमें समझते हैं कि नहीं आपको पार्टिसिपेट करना ही है, तो अभी मैं आपको गलत नहीं कहता, आप जायज़ हैं अपनी जगह पे, आपकी शायद ज़िंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, आप 10 बच्चे पैदा करें, बट ये ज़रूर रखें जहन में कि आपका पार्टनर भी आपके साथ उस फैसले में शरीक हो। ये नहीं है कि आपका फ़ैसला हो सिर्फ बच्चे हों और बाकी किसी का फ़ैसला ना हो। यानी एक शख्स आया, एक बंदे ने मुझे आके कहा कि सर मैंने मौलवी साहब से सुना है कि जो है वो कुरान पाक में ये आयत आई है कि बच्चों को औलाद के डर से कत्ल ना करो। बिल्कुल जायज़ बात है भाई, कुरान पाक की आयत है। अब मैंने उससे सवाल किया कि यार आपने इसकी तफसीर पढ़ी है कभी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप तफसीर उठाएं, तफसीर के अंदर क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि ये आयत तब नाजिल हुई जब लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। यानी ये जिंदा दरगोर करने के मामले में ये आयत नाजिल हुई कि औलाद को माल के खौफ से मत कत्ल करो, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। अब इसमें तो बर्थ कंट्रोल की कहीं बात ही नहीं लिखी हुई। यानी बर्थ कंट्रोल तो आप उस बच्चे पे कर रहे हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई उस पर रोक लगाने में कौन सा गुनाह है? फिर इस तरह तो आपके जो स्पर्म है, एक मर्द जब डिस्चार्ज होता है उसका, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। बच्चा तो एक स्पर्म से पैदा होता है, फिर बाकी मिनी का क्या? तो ज़ाया हो गई। उसको भी इस्तेमाल करें फिर किसी काम में। यानी लॉजिकल बात तो हमारी सोसाइटी में है नहीं। तो माजरत के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा, मैंने मतलब हार्श लफ्ज़ में भी इस्तेमाल कर दिया। बट पर्पज़ किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना नहीं है। बहसीत नेशन हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमने रिलीजन को खुद बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया है। अदरवाइज़ रिलीजन बहुत आसान है, और रिलीजन में कहीं नहीं लिखा है कि 4 बच्चे पैदा करो या 8, दोनों जायज़ हैं। बस खुश रहो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हम मेडिकल तरीक़ों के ऊपर आते हैं। तो पहले जी कॉन्डम, फिर उसके बाद वाइजेक्टोमी। वाइजेक्टोमी है नसबंदी का ऑपरेशन, कॉपर टी और इंजेक्शन और दवाएं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? तो जी कॉन्डम्स का इस्तेमाल सबसे अच्छा और आसान तरीका है। वाइजेक्टोमी ऐसी चीज़ है कि वो परमानेंट नसबंदी भी हो सकती है। यानी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और उन लोगों को, नसों को ही काट देते हैं या उनको बंद कर देते हैं, जिनसे जो सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं या जो एग्स हैं, वो नीचे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। अगर वो ऐसा कर दें तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन फिर ये इरिवर्सिबल है, ये अगर एक बार हो गया तो ये वापस ठीक नहीं हो सकता। कॉपर टी, ये वेजाइना के अंदर लगाई जाती है, इसको 10 15 20 दिन बाद या महीने बाद चेंज करना होता है। इंजेक्शन और टैबलेट और कॉपर टी और वाइजेक्टोमी, इनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब कॉन्डम एक ऐसी चीज़ रह जाती है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब लोग इस पे फिर सवाल उठाते हैं, सर इसमें से फेब्रॉइड्स बनते हैं। कई लोग कहते हैं भाई फेब्रॉइड्स यानी जिसको रसोलियाँ कहते हैं, कई लोगों के जहन में ये एक वहम है, वो भी दूर कर दूं कि भाई आपने कभी किसी को सुना है कि फेब्रॉइड्स का उसने ऑपरेशन कराया हो सकता है एक बंदा मिला हो आपको। क्या यही रीज़न है उसकी? भाई ये कि कॉन्डोम्स उसने इस्तेमाल किए? नहीं, लाजमी नहीं है। फेब्रॉइड्स तो आपकी डाइट ठीक ना उससे भी बन जाते हैं। आप ये तो चीज़ आप गूगल पे भी लिखें, आपको पता चल जाएगा फेब्रॉइड्स किस चीज़ से बनते हैं। यानी एक नॉन साइंटिफिक सी और नॉन एथिकल सी बात उसको फैला दी। अच्छा, दूसरा फिर कई लोग ये कहते हैं कि सर इनका इस्तेमाल करने से वो मज़ा नहीं आता। भाई अगर आप एक थर्ड
क्वालिटी का कंडोम यूज़ करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको वो प्लेयर नहीं फील होगा। ऐसे सेंसिटिव अल्ट्रा थिन और ऐसे अच्छे इम्पोर्टेड कंडोम्स मार्केट में मौजूद हैं, जो आप अगर इस्तेमाल करें तो मतलब आपको वही सेंसिटिविटी फील होगी। यानी आप अपने पार्टनर के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं कि उसको हर वक्त स्ट्रेस हो कि पता नहीं प्रेगनेंसी होगी या नहीं। यानी मेल के लिए तो कोई मसला नहीं है ना। अगर आप किसी पार्टनर के साथ अपनी बीवी के साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके बारे में भी सोचें कि क्या वो इस प्रेगनेंसी को चाहती है। मतलब हो सकता है वो ना चाहती हो और आप उसको ज़बरदस्ती इस चीज़ पर फोर्स कर रहे हो। तो बराए मेहरबानी एजुकेटेड होने का सबूत दें। मतलब अगर आपको यूज़ करना भी है, नहीं भी करना, वो आपका पर्सनल प्रोगेटिव है। बहरहाल अपने पार्टनर से ज़रूर इस चीज़ पर पूछें। और अगर अच्छी ज़हनी सेहत चाहते हैं तो फिर आपको बर्थ कंट्रोल करना चाहिए। और ख़ाली बर्थ कंट्रोल ही नहीं है कि जो अच्छी सेहत का दामन है, फिर बाकी अवामिल भी आपको सीखने होंगे। और फीमेल की हेल्थ को लाजमी कंसिडर करें। लास्ट चीज़, अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका कि ये मसाइल हैं और आपको मेरा हमराज से रब्ता करना चाहिए। तो आपके जहन में आएगा कि वो अपॉइंटमेंट और रब्ता हम कैसे करें। तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईमेल एड्रेस, किसी के ऊपर भी जाकर आप हमें मैसेज करें। स्नैप के ऊपर भी हमारा अकाउंट है, बट वहाँ पे आपको पता है कि चैट या कमेंट्स पॉसिबल नहीं होते। तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक किसी पेज के ऊपर भी जाएं, जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर रहे हैं, और आप हमें आके मैसेज करें कि आप हमसे सेशन लेना चाहते हैं। अब जब आप ये हमसे रब्ता करेंगे या ईमेल कर दें, ये एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं कि आप सेशन लेना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा कि आप हमारे साथ एक कॉल बेस्ड सेशन ले सकेंगे, जिसमें हम आपसे कॉल के ऊपर रब्ता करेंगे, आप अपना इशू हमें बताएंगे और हम आपसे उम, आपको आपके इशू का हल बताएंगे। और कोई फ़ोन नंबर हम एक्सचेंज नहीं करते और ना एड्रेस एक्सचेंज करते हैं। यानी कि मतलब पर्सनल साइल नंबर्स नहीं एक्सचेंज किए जाते, सिर्फ इसी के ऊपर ही इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन्हीं के ऊपर ही कॉल को जो है वो हम सेशन लेके कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी इसके लिए। कोई बहुत महंगा सेशन नहीं है, कोई बहुत हज़ारों लाखों का कोई सेशन नहीं है कि आपका, बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है। बट वो अफोर्डेबल फ़ी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आपको वो हमारे पास कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो हम आपका इशू सुन के आपको बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग आते हैं कि सर बहुत महंगा इसका कोई इलाज है, लोग हज़ारों लाखों लगा चुके होते हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, और हम उन्हें चंद सौ चंद हज़ार, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कम पैसों के अंदर हम उनको उनका इशू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एम और पर्पस पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना तो जाहिर है, मतलब वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल ज़रूर होता है, बट वैल्यू देना आपको पर्पस है। ये नहीं, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हमें फ़ीस लेने का आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप खुद सोचें कि मतलब फिर आपके लिए घाटे का सौदा तो नहीं है। यानी आप दवाइयों की तरफ जा रहे थे पहले और अब आप बगैर दवाइयों के ही अपने इशू से निकलने के लिए आपने एक स्टेप लिया। तो मेरा ख्याल है आपको इसको पहले ट्राई करना चाहिए। तो ये 30 से 40 मिनट का जो है वो सेशन होगा। उस 30 से 40 मिनट के सेशन के अंदर जो है वो हम आपको गाइड करेंगे डिटेल्ड, और आपको आपके इशू का हल बताएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जी मुझे तो ये फ्री में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। देखिए, फ्री में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस सेशन में दी है, आप यूट्यूब भी उठा के देख लेंगे ना, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे किसी एक वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए आप मुझे दिखा दें जिसमें हर बात को इस चीज़, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सोसाइटी में इशू है किसी ने एक्सप्लेन किया हो। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों के सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, आप लोगों के सामने इन मसाइल को उजागर करके बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं अगर इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और आप इसको इतनी सी सिर्फ इंपॉर्टेंस दें कि ये फ्री में हल हो जाए, यानी आपकी नज़र में ये मसला मुफ्त है, यानी आपकी नज़र में इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि क्यों मैं आपकी मदद करूंगा। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। उसके बाद आपका जो वो क्वेश्चन है ना कि मुझे तो फ्री में हेल्प चाहिए थी, वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आदमी होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई भी होता है, वो अपना टाइम, वो अपनी स्किल दे रहा होता है। मैं बहैसियत इंसान या मेरे इंस्टीट्यूट में जितने लोग हैं मौजूद, जो हमारी टीम है जो हमें सपोर्ट करती है, अगर हम फ्री रिक्वेस्ट को एंटरटेन करें तो हम कभी भी क्वालिटी सर्विस नहीं डिलीवर कर पाएंगे। हम उस चीज़ में मतलब हमेशा हमें ये चीज़ होगी कि हम ज़्यादा लोगों को बताने के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे
तो वो शायद हम एक एक मिनट आधी अधूरी बात किसी को बता पाएँ। लेकिन आप जब हमसे अपॉइंटमेंट लेके सेशन लेके हमारे पास आएंगे तो फिर हम डेडिकेटेड आपको आपके मसले का हल बताएंगे ना। तो हमारे लिए ये फ्री रिक्वेस्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फ्री में सिर्फ यही होता है कि आपको बिट्स एंड पीसेज में एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो यूट्यूब पे और हर जगह से आप पहले ही ले चुके होते हैं, और उससे अगर फ़ायदा होना होता तो हो चुका होता। तो अगर फ्री में सिर्फ कोई चीज़ बेहतर हो सकती होती तो फिर दुनिया के तमाम डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स आपको फ्री में मिलते हैं। और वो फ्री की बात फिर अगेन वही कि अगर आप भी अपने मसले को इतनी अहमियत नहीं देते कि उस पर आप चंद हज़ार या चंद सैकड़ों रुपए लगा सकें, तो अगर आपके लिए इतनी अहमियत वो मसला नहीं रखता तो फिर तो वो मसला दूसरे के लिए क्यों अहमियत रखेगा? वो कभी नहीं रखेगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है मैच्योर इंसान की तरह। और अगर आप मैच्योर इंसान की तरह इस चीज़ को समझेंगे फील करेंगे तो आप फिर उसके बाद डिसीजन लें। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें और हम इंशाल्लाह आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगेन अगर जहाँ अगर आपको फ़ायदा नहीं भी होता तो आपको बहुत कुछ शायद सीखने को मिल जाए, और उसके बाद हो सकता है कि आपको दवा के बगैर ही मसला हल हो जाए। नहीं हुआ तो दवा का ऑप्शन तो पहले ही है। तो दवा की तरफ जाने की बजाय पहले आप उन एस्पेक्ट्स को देखें जो शायद आपको किसी डॉक्टर किसी बंदे ने ना बताए हों। वो इसलिए नहीं बताए होते कि वो उन डॉक्टर्स ने या उन नीम हकीमों ने भी वो लाइफ में कभी ट्राई नहीं किए होते, क्योंकि वो एक्सपर्ट ही मेडिसिन के होते हैं। तो वो मेडिसिन पर ही बात करेंगे। मैं मेडिसिन के ऊपर बात इसलिए नहीं करता कि वो मेरा मतलब मेरा वो उसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, और मैं मतलब गलत गाइड भी नहीं करना चाहता। बेसिकली अगर मेडिसिन से सब कुछ ठीक होता होता तो फिर आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे होंगे वो मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होंगे और उनको खुद भी दिल में पता है कि उनको मेडिसिन से कितना नुकसान हुआ। तो इसलिए ये मैंने आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बता दिया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा सेशन था, ये जो वीडियो थी, ये पसंद आई होगी। और आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हमारे तमाम यूट्यूब, इसके ऊपर हमारे जितनी भी चैनल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को शेयर करें, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें। अगर आप उनको नहीं बता सकते कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोस उनको शेयर करें। हो सकता है वो उस चीज़ को सुन के उनके जहन में ये चीज़ आ जाए कि उनको बेहतरी की तरफ जाना है। तो ख़ुद के लिए टाइम निकालिए और इस मसले को सीरियसली लें, और एक बार इस चीज़ के ऊपर सीखें और फिर थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और उस मसले को ख़त्म करें। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।